हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल रोजगार रिवीजन। सो फ्रेंड्स, आज है हमारा पॉलिटी का अगले लेक्चर का रिवीजन। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं उसके बारे में एक बार देख लेते हैं। तो आज का ये जो वीडियो है हमारा, वो पॉलिटी का लास्ट लेक्चर होने वाला है, जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग देखेंगे स्थानीय स्वशासन के बारे में, जिसमें आएगा पंचायती राज व्यवस्था, नगर पालिका, सहकारी समितियां, केंद्र एवं राज्य संबंध के बारे में देखेंगे, भारत की संचित निधि के बारे में देखेंगे, आकस्मिकता निधि के बारे में देखेंगे, केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के बारे में देखेंगे, निर्वाचन आयोग के बारे में देखेंगे, राजभाषा हमारा क्या है उसके बारे में देखेंगे, अन्य राज्यों के संबंध में प्रावधान के बारे में देखेंगे, वित्त आयोग के बारे में देखेंगे, लोक सेवा आयोग के बारे में देखेंगे, जिसमें संघ लोक सेवा आयोग देखेंगे और राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में देखेंगे। और आगे देखेंगे राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के बारे में, अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के बारे में, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग के बारे में देखेंगे, राज्य भाषा आयोग के बारे में देखेंगे, योजना आयोग और नीति आयोग के बारे में देखेंगे, राष्ट्रीय विकास परिषद के बारे में देखेंगे, केंद्रीय सतर्कता आयोग के बारे में देखेंगे, राष्ट्रीय सतर्कता आयोग के बारे में देखेंगे, राष्ट्रीय मानवाधिकार के बारे में देखेंगे और राष्ट्रीय महिला आयोग के बारे में आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। और साथ ही साथ देखेंगे लोकपाल और लोकायुक्त के बारे में, संविधान के कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद के बारे में देखेंगे और संविधान संशोधन के बारे में आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। यानी कि आज का जो वीडियो होगा हमारा, ये पॉलिटी का लेक्चर का जो है लास्ट लेक्चर होने वाला है। तो इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि अगले आने वाला वीडियो जो है वो आप तक पहुंच सके। तो चलिए बिना देर किए हुए अपने इस क्लास को शुरू करते हैं। तो इसके पहले मैं आपको बता दूं कि जिन लोगों ने हमारा बाकी का पिछले वाला वीडियो नहीं देखा है, वो हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर हमारा प्लेलिस्ट देख सकते हैं। हमारे प्लेलिस्ट में जो है पहले का सभी वीडियो आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो चलिए आज के इस क्लास को शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग देखेंगे स्थानीय स्वशासन के बारे में कि स्थानीय स्वशासन आखिर होता क्या है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो इसमें बताया गया है कि शासन की वह प्रणाली जिसमें जो है निचले स्तर के लोग शामिल होते हैं, उसे स्थानीय स्वशासन कहा जाता है। यानी कि स्थानीय स्वशासन क्या होता है, तो इसमें जो है निचले स्तर के लोग शामिल होते हैं और इसे जो है दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। यानी कि स्थानीय स्वशासन को दो भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला है ग्रामीण स्तर और दूसरा है शहरी स्तर। जिसमें ग्रामीण स्तर पर क्या आता है, तो ग्रामीण स्तर पर इसमें पंचायती राज आता है और शहरी स्तर पर क्या आता है, तो शहरी स्तर पर जो है नगर पालिका आता है। तो इसमें तो बताया गया है आगे पंचायती राज के बारे में। तो 73वां संविधान संशोधन 1992 में जो है 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ था। क्या, तो पंचायती राज व्यवस्था को जो है 73वां संविधान संशोधन के द्वारा 1992 में 24 अप्रैल 1993 से लागू किया गया था। और राष्ट्रीय पंचायत दिवस जो है वो कब मनाया जाता है, तो 24 अप्रैल को जो है राष्ट्रीय पंचायती दिवस मनाया जाता है। और भाग 9 अनुसूची 11 और विषय 29 में जो है पंचायती राज का उल्लेख मिलता है। यानी कि भाग 9 में है पंचायती राज का उल्लेख और अनुसूची 11 में है और विषय 29 में पंचायती राज का उल्लेख मिलता है। और ये जो है अनुच्छेद कितना से कितना के बीच में आता है, तो अनुच्छेद 243 से लेकर 243 ओ में जो है पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। आगे हम लोग देखेंगे नगर पालिका के बारे में। तो 74वां संविधान संशोधन 1992 में जो है 1 जून 1993 से लागू किया गया था। यानी कि नगर पालिका को कब लागू किया गया था, तो 74वां संविधान संशोधन के द्वारा 1992 में 1 जून 1993 से लागू किया गया था। और ये जो है भाग 9A में आता है और अनुच्छेद 243P से लेकर 243ZG के बीच में नगर पालिका आता है। और ये जो है अनुसूची कितना से संबंधित है, तो अनुसूची 12 में नगर पालिका का उल्लेख मिलता है और ये जो है विषय 18 के अंतर्गत नगर पालिका आता है। आगे हम लोग देखेंगे, आगे इसमें बताया गया है कि भारत में पंचायती राज का आरंभ जो है वो 2 अक्टूबर 1959 को भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा राजस्थान राज्य के नागौर जिले में बगदाड़ी ग्राम पंचायत में हुआ था। यानी कि पंचायती राज का आरंभ जो है वो कहाँ से हुआ था, तो राजस्थान राज्य के नागौर जिले के बगदाड़ी ग्राम से हुआ था। और इसकी शुरुआत जो है 2 अक्टूबर 1959 को भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। और आंध्र प्रदेश में जो है 11 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज का गठन हुआ था और पंचायती राज को बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर लाया गया था। और यह समिति जो है 1957 में गठित किया गया था। यानी कि आंध्र प्रदेश में जो है पंचायती राज का गठन कब हुआ था, तो 11 अक्टूबर 1959 को हुआ था। और ये जो है पंचायती राज को बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर लाया गया था। और यह समिति जो था बलवंत राय मेहता समिति, ये जो है कब गठित हुआ था, तो 1957 में गठित किया गया था। और बलवंत राय मेहता समिति को पंचायती राज की जननी कहा जाता है। यानी कि पंचायती राज की जननी किसे कहा जाता है, तो बलवंत राय मेहता समिति को जाना जाता है। और लॉर्ड रिपन को जो है भारत के स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। यानी कि स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है, तो लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है भारत में। आगे दिया गया है इसमें 73वां संविधान संशोधन जो है पंचायती राज से संबंधित है। यानी कि 73वां
संविधान संशोधन जो है पंचायती राज से संबंधित है और पंचायती राज का प्रावधान जो है संविधान के भाग 9 के अनुच्छेद 243 से लेकर 243O में किया गया है। और यह जो है अनुसूची कितने के अंतर्गत आता है, तो अनुसूची 11 में भी जो है पंचायती राज से संबंधित है, यानी कि पंचायती राज का प्रावधान जो है संविधान के भाग 9 में है और अनुच्छेद 243 से लेकर 243O के बीच में जो है पंचायती राज का उल्लेख मिलता है और अनुसूची 11 में पंचायती राज जो है वो इसका उल्लेख मिलता है। आगे हम लोग देखेंगे 73वां संविधान संशोधन की मुख्य बातें के बारे में कि इसमें क्या मुख्य बातें थी उसके बारे में दिया गया है। तो इसमें बताया गया है पहला कि इसमें जो है पंचायती राज के त्रिस्तरीय ढांचे का प्रावधान किया गया है, यानी कि 73वां संविधान संशोधन में जो है पंचायती राज के त्रिस्तरीय ढांचे का प्रावधान मिलता है और ग्राम स्तर पर क्या होता है तो ग्राम पंचायत होता है, प्रखंड स्तर पर क्या होता है तो पंचायत समिति होता है और जिला स्तर पर क्या होता है तो जिला परिषद के गठन की व्यवस्था जो है की गई है। यानी कि 73वां संविधान संशोधन के अंतर्गत जो है पंचायती राज के त्रिस्तरीय ढांचा का प्रावधान मिलता है, जिसमें ग्राम स्तर पर जो है वो पंचायत पाया जाता है, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति होता है और जिला स्तर पर जो है जिला परिषद का गठन किया गया है। और इसका जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष पर का जो है निर्धारित किया गया है, यानी पंचायती राज का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है और महिलाओं के लिए जो है 1/3 आरक्षण की व्यवस्था इसमें की गई है। और पंचायत भंग होने पर 6 माह के अंदर जो है चुनाव करना अनिवार्य होता है, यानी कि पंचायत जब भंग हो जाता है तो उसे 6 माह के अंदर ही जो है चुनाव करना अनिवार्य हो जाता है। आगे इसमें नोट दिया गया है 73वें संविधान संशोधन के बाद जो है पंचायती राज अधिनियम का निर्माण करने वाला प्रथम जो राज्य था वो कौन सा था तो कर्नाटक राज्य था, यानी कि 73वां संविधान संशोधन जो हुआ था इसके बाद जो है पंचायती राज अधिनियम का निर्माण करने वाला पहला राज्य जो था वो था कर्नाटक। आगे इसमें दिया गया है पंचायत सदस्य की न्यूनतम आयु जो होती है वो कितनी होती है तो 21 वर्ष जो होती है वो पंचायती सदस्य की न्यूनतम आयु होती है, यानी कि पंचायत सदस्य बनने के लिए जो है न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। आगे दिया गया है पेशा एक्ट दिलीप सिंह भूरिया समिति की सिफारिश पर जो है 24 दिसंबर 1996 को लागू किया गया था, यानी कि जो पेशा एक्ट था उसे जो है दिलीप सिंह भूरिया समिति की सिफारिश पर 24 दिसंबर 1996 को लागू किया गया था। अब हम लोग देखेंगे पंचायती राज से संबंधित महत्वपूर्ण समितियों के बारे में। तो इसमें जो है मुख्यतः 5 प्रकार की समिति पाई जाती है, जिसमें पहला है बलवंत राय मेहता समिति, दूसरा है अशोक मेहता समिति, तीसरा है GV राव समिति और चौथा है LM सिंधवी समिति और 5वां है PK थुंगन समिति। ये जो 5 समितियां हैं वो पंचायती राज से संबंधित है। तो इसमें पहला हम लोग देखेंगे बलवंत राय मेहता समिति के बारे में। तो इसका जो गठन हुआ था 1957 में हुआ था और इसने जो है त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली यानी कि ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत यानी कि प्रत्यक्ष चुनाव जिसमें होता है, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जो है जिला परिषद यानी कि अप्रत्यक्ष चुनाव की सिफारिश की थी। यानी कि बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश क्या क्या थी तो इसने जो है त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली यानी कि ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत की व्यवस्था की थी, जिसका चुनाव होता है प्रत्यक्ष रूप से, और ब्लॉक स्तर पर जो है पंचायत समिति का और जिला स्तर पर जो है जिला परिषद यानी कि अप्रत्यक्ष चुनाव की सिफारिश की गई थी बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा। आगे है अशोक मेहता समिति के बारे में। तो अशोक मेहता समिति का गठन जो हुआ था 1977 में हुआ था और इसने जो है 2 स्तरीय पंचायती राज प्रणाली की सिफारिश की थी और इसके अनुसार जो है राजनीतिक दल को चुनाव में सभी स्तरों पर भाग लेना चाहिए। यानी कि अशोक मेहता समिति की जो सिफारिश थी वो क्या थी तो 2 स्तरीय पंचायती राज प्रणाली की सिफारिश की गई थी अशोक मेहता समिति के द्वारा और इसके अनुसार जो था राजनीतिक दलों को चुनाव में सभी स्तरों पर भाग लेना जो है ये आवश्यक था। आगे दिया गया है GV राव समिति के बारे में। तो GV राव समिति का गठन जो हुआ था 1985 में हुआ था और योजना आयोग के द्वारा जो है नियुक्त इस समिति ने निष्कर्ष निकाला कि विकास योजनाओं को धीरे धीरे जो है स्थानीय स्वशासी संस्थाओं से दूर किया जा रहा था और जिसके परिणाम स्वरूप जो है बिना जड़ वाली घास के समान एक प्रणाली बन गई थी। यानी कि GV के जो राव समिति था इसमें जो है ये जो है योजना आयोग के द्वारा नियुक्त किया गया था और इससे जो है यह निष्कर्ष निकाला गया था कि विकास योजनाओं को जो है धीरे धीरे स्थानीय स्वशासी संस्थाओं से दूर किया जा रहा है और इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ था तो बिना जड़ वाली घास समान के एक प्रणाली बन गई थी। आगे इसमें दिया गया है LM सिंधवी समिति के बारे में। तो LM सिंधवी समिति जो है इसका गठन कब हुआ था तो 1986 में हुआ था। तो इस समिति ने जो है स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक मान्यता प्रदान करने की सिफारिश की थी। यानी कि स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक मान्यता प्रदान करने की सिफारिश जो है वो किसके द्वारा की गई थी तो इस LM सिंघवी समिति के द्वारा जो है यह सिफारिश की गई थी। 5वां समिति है PK थंगुन समिति के बारे में। तो इसका गठन जो हुआ था 1989 में हुआ था और इसके बारे में दिया गया है कि 1989 में जो है PK थंगुन समिति ने स्थानीय सहकारी निकायों के लिए जो है संवैधानिक मान्यता की सिफारिश की थी। यानी कि PK थंगुन समिति ने जो है स्थानीय सहकारी निकायों के लिए संवैधानिक मान्यता की सिफारिश कब की थी तो 1989 में की थी और समिति ने जो है कहा था कि पंचायतों का संबंध जो है सीधा संघ से होना चाहिए, राज्यों से नहीं। यानी कि इसमें जो कहा गया था कि पंचायतों का संबंध जो होगा वो सीधे संघ से होगा, राज्य से नहीं होगा। आगे हम लोग देखेंगे
आगे इसमें दिया गया है पंचायती राज से संबंधित अनुच्छेद के बारे में कि पंचायती राज से जो रिलेटेड अनुच्छेद है वो कौन कौन से आते हैं और किसके अंतर्गत जो है क्या बताया गया है उसके बारे में दिया गया है। तो इसमें जो पहला अनुच्छेद है वो है 243। तो 243 में जो है पंचायती राज की परिभाषाएं दी गई है, यानी कि पंचायती राज की परिभाषा जो है वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत है, तो अनुच्छेद 243 के अंतर्गत है। 243A में क्या बताया गया है, तो पंचायती राज में जो है ग्राम सभा का गठन के बारे में जो है 243A में बताया गया है। अनुच्छेद 243B जो है वो किससे संबंधित है, तो पंचायतों का गठन से संबंधित है। 243C जो है किससे संबंधित है, तो पंचायत की संरचना से जो है 243C अनुच्छेद संबंधित है। अनुच्छेद 243D जो है किससे संबंधित है, तो स्थानों का आरक्षण से जो है अनुच्छेद 243D संबंधित है। और अनुच्छेद 243E जो है वो किससे संबंधित है, तो पंचायतों की अवधि से जो है अनुच्छेद 243E संबंधित है। और अनुच्छेद 243F किससे संबंधित है, तो सदस्यता के लिए निर्भरताएं, यानी कि इसके लिए जो है योग्यता क्या होनी चाहिए उसके बारे में उससे रिलेटेड है 243F। और 243G जो है वो किससे संबंधित है, तो 243G जो है वो पंचायतों की शक्तियों, प्राधिकार और उत्तरदायित्व से संबंधित है, अनुच्छेद 243G। और अनुच्छेद 243H जो है वो किससे संबंधित है, तो अनुच्छेद 243H जो है वो पंचायतों के द्वारा अधिरोपित करने की शक्तियाँ और उनकी निधियों से रिलेटेड है, अनुच्छेद 243H। और अनुच्छेद 243I जो है वो किससे संबंधित है, तो वित्तीय स्थिति के पुनर्विलोकन के लिए जो है वित्त आयोग का गठन से संबंधित है, अनुच्छेद 243I। आगे हम लोग देखेंगे, आगे दिया गया है अनुच्छेद 243J के बारे में। तो अनुच्छेद 243J जो है वो किससे संबंधित है, तो अनुच्छेद 243J संबंधित है पंचायतों की लेखाओं की संप्रेक्षा से। और अनुच्छेद 243K किससे संबंधित है, तो पंचायतों के लिए निर्वाचन से संबंधित है, अनुच्छेद 243K। और अनुच्छेद 243L जो है वो किससे संबंधित है, तो संघ राज्य क्षेत्रों को लागू करने से संबंधित है, अनुच्छेद 243A। और अनुच्छेद 243M जो है वो किससे संबंधित है, तो इस भाग का कतिपय जो है क्षेत्रों पर लागू न होना जो है अनुच्छेद 243M से संबंधित है। और अनुच्छेद 243N जो है किससे संबंधित है, तो विद्यमान विधियों और पंचायतों का बना रहना इससे संबंधित है, 243N। और अनुच्छेद 243O जो है वो किससे संबंधित है, तो निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन से संबंधित है, 243O। आगे हम लोग देखेंगे 73वां संविधान संशोधन के बारे में। तो 73वां संविधान संशोधन क्या है इसके बारे में बताया गया है। तो 73वां संविधान संशोधन विधेयक जो है वो कब पारित हुआ था, तो 1992 ईस्वी में प्रस्तुत हुआ था, यानी कि 74वां जो संविधान संशोधन अधिनियम था इसे जो है 1992 में प्रस्तुत किया गया था। और 20 अप्रैल 1993 को जो है राष्ट्रपति के द्वारा इसे स्वीकृति प्रदान की गई थी, यानी कि इसको जो स्वीकृति प्रदान हुई थी वो कब मिला था, तो 20 अप्रैल 1993 को जो है राष्ट्रपति के द्वारा इसे स्वीकृति प्रदान की गई थी। और 1 जून 1993 को जो है इसे लागू किया गया था, यानी कि 74वां संविधान संशोधन को कब लागू किया गया था, तो 1 जून 1993 ईस्वी को लागू किया गया था। और यह संशोधन जो है वो नगर पालिकाओं से संबंधित है, यानी कि 74वां जो संविधान संशोधन है वो नगर पालिकाओं से संबंधित है। और इसके द्वारा जो है संविधान के भाग 9 के क और अनुच्छेद 243P से लेकर अनुच्छेद 243ZG तक जो है 12वीं अनुसूची का प्रावधान किया गया है, यानी कि 74वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जो है नगर पालिका का उल्लेख मिलता है। और इसमें जो है भाग 9 के क और अनुच्छेद 243P से लेकर 243ZG तक जो है नगर पालिका का उल्लेख मिलता है। और यह जो है 12वीं अनुसूची का प्रावधान किया गया है इसमें। और इसमें जो है कुल कितने विषय आते हैं, तो इसमें जो है कुल 18 विषय दिए गए हैं। और 74वें संविधान संशोधन की मुख्य बातें जो है वो क्या है, तो नगर पालिकाओं में जो है महिलाओं के लिए 1/3 भाग स्थान जो है आरक्षित की गई है। ये जो है 74वां संविधान संशोधन की मुख्य बात है। और नगर पालिकाओं में जो है अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए भी आरक्षण की व्यवस्था की गई है, यानी कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए नगर पालिका में आरक्षण की व्यवस्था की गई है। आगे है नगरीय संस्थाओं का कार्यकाल जो होता है वो कितने वर्ष का होता है, तो नगरीय संस्थाओं का कार्यकाल भी होता है 5 वर्ष का। और विघटन की स्थिति में जो है 6 माह के अंदर चुनाव करना अनिवार्य होता है, यानी कि इसका भी जो है विघटन की जब स्थिति होगी तो इसे जो है 6 माह के अंदर में जो है इसका चुनाव करना अनिवार्य होता है। आगे इसमें दिया गया है, आगे इसमें नगर पालिकाओं से संबंधित अनुच्छेद के बारे में कि नगर पालिका से रिलेटेड जो अनुच्छेद है वो कौन कौन से अनुच्छेद है और किससे संबंधित है। तो इसमें दिया गया है पहला अनुच्छेद 243P। तो इसमें जो है नगर पालिका का परिभाषा मिलता है। अनुच्छेद 243Q में नगर पालिकाओं का गठन का उल्लेख मिलता है, यानी कि नगर पालिका का गठन का उल्लेख किसमें है, तो 243Q में आता है। 243R जो है वो किससे संबंधित है, तो नगर पालिकाओं की संरचना से संबंधित है, 243R। और अनुच्छेद 243S जो है वो किससे संबंधित है, तो वार्ड समितियों का गठन और संरचना से संबंधित है, अनुच्छेद 243S। और अनुच्छेद 243T जो है वो किससे संबंधित है, तो स्थानों का आरक्षण से संबंधित है। अनुच्छेद 243U जो है वो किससे संबंधित है, तो नगर पालिकाओं की अवधि कितनी होती है इससे से रिलेटेड है, अनुच्छेद 243U। और अनुच्छेद 243 जो भी है वो किससे संबंधित है, तो सदस्यता के लिए निहर्ताएं, यानी कि इसके लिए जो योग्यता है वो क्या क्या होती है उससे संबंधित है, अनुच्छेद 243 भी।
और अनुच्छेद 243W जो है वो किससे संबंधित है, तो नगर पालिकाओं की शक्तियाँ, अधिकार और जिम्मेदारियाँ आदि से संबंधित है अनुच्छेद 243W। यानी कि नगर पालिका की शक्ति और अधिकार का उल्लेख जो है किस अनुच्छेद में मिलता है, तो 243W में मिलता है। और अनुच्छेद 243X किससे संबंधित है, तो इसमें जो है नगर पालिकाओं और उनकी निधियों द्वारा कर अधिरोपित करने की शक्ति से संबंधित है अनुच्छेद 243X। और अनुच्छेद 243Y जो है किससे संबंधित है, तो वित्त आयोग से संबंधित है। अनुच्छेद 243Z किससे संबंधित है, तो नगर पालिकाओं के लेखाओं की संपरीक्षा से संबंधित है अनुच्छेद 243Z। आगे इसमें बताया गया है अनुच्छेद 243ZA के बारे में, तो इसमें क्या बताया गया है, तो इसमें दिया गया है नगर पालिकाओं के लिए चुनाव से संबंधित है अनुच्छेद 243ZA। आगे है अनुच्छेद 243ZB किससे संबंधित है, तो केंद्र शासित प्रदेशों पर लागू होने से संबंधित है अनुच्छेद 243ZB। और अनुच्छेद 243ZC किससे संबंधित है, तो इस भाग का कुछ क्षेत्रों पर लागू नहीं होना है, यानी कि यह जो है कुछ भाग पर लागू नहीं होगा। यह जो है किस अनुच्छेद में बताया गया है, तो अनुच्छेद 243ZC में बताया गया है। और अनुच्छेद 243ZG में क्या बताया गया है, तो जिला योजना के लिए समिति का गठन करना जो है अनुच्छेद 243ZG के अंतर्गत बताया गया है। और ZE के अंतर्गत 243ZE के अंतर्गत क्या बताया गया है, तो महानगर योजना के लिए समिति का उल्लेख मिलता है 243ZE के अंतर्गत। और अनुच्छेद 243ZF के अंतर्गत क्या मिलता है, तो मौजूदा कानूनों और नगर पालिकाओं की निरंतरता से संबंधित है अनुच्छेद 243ZF। और अनुच्छेद 243ZG जो है वो किससे संबंधित है, तो चुनावी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप पर रोक से संबंधित है 243ZJ। ये सभी अनुच्छेद जो है वो नगर पालिका से रिलेटेड थे। आगे हम लोग देखेंगे नगरीय प्रशासन की संस्थाओं के बारे में। तो इसमें सबसे पहले बताया गया है नगर पालिका के बारे में। तो नगर पालिका क्या होता है, तो यह एक शहर, कस्बे या फिर किसी अन्य क्षेत्र में अपनी स्थानीय सरकार का एक स्वरूप होता है। और एक बड़े शहर में जो है इसे नगर निगम कहा जाता है। यानी कि नगर पालिका जो होता है वो एक शहर, कस्बे या फिर किसी अन्य क्षेत्र में स्थानीय सरकार का एक रूप होती है। और यह जो है बड़े शहरों में जो होता है इसे नगर निगम कहा जाता है। आगे नगर परिषद के बारे में। तो नगर परिषद क्या होता है, तो यह जो शहरों में एक प्रशासनिक निकाय होता है, यानी कि नगर परिषद जो होता है वो शहरों में एक प्रशासनिक निकाय होता है। और यह जो विभिन्न विभागों में कार्य के विभाजन का पर्यवेक्षण करता है। और इसमें जो है जल, कचरा संग्रहण, सड़कों का निर्माण, स्वच्छता आदि विभाग शामिल होते हैं। यानी कि नगर परिषद में जो है जल, कचरा संग्रहण, सड़कों का निर्माण, स्वच्छता आदि विभाग आते हैं। आगे हम लोग देखेंगे नगर निगम के बारे में। तो यह जो है स्ट्रीट लाइट, कचरा संग्रहण, जल आपूर्ति आदि का ध्यान रखता है। यानी कि नगर निगम का कार्य क्या होता है, तो स्ट्रीट लाइट, कचरा संग्रहण करना, जल आपूर्ति आदि पर ध्यान रखना जो है नगर निगम का कार्य होता है। और यह जो है मलेरिया, डेंगू आदि जैसी महामारियों के बारे में जो है जागरूकता पैदा करते हैं। यानी कि नगर निगम जो होते हैं वो लोगों को मलेरिया, डेंगू जैसी महामारियों के बारे में जो है जागरूक करते हैं और इससे जो है बचाव के उपाय उन्हें बताते हैं। और यह जो है लोगों को बीमारियों से बचने के लिए जो है निवारक उपाय के बारे में जागरूकता फैलाते हैं। और यह जो है स्कूल, अस्पताल और डिस्पेंसरी भी चलाते हैं। यानी कि नगर निगम जो होते हैं स्कूल, अस्पताल और डिस्पेंसरी भी चलाते हैं। आगे हम लोग देखेंगे वार्ड पार्षद के बारे में। तो वार्ड पार्षद क्या होते हैं, तो वार्ड पार्षद जो होते हैं अस्पतालों में निर्माण के लिए जिम्मेदार होते हैं। और वे जो है उस वार्ड क्षेत्र में रहने वाले लोगों द्वारा चुने जाते हैं। और पार्षद के समूह नीति निर्माण जो है वो निर्णय लेते हैं। यानी कि वार्ड परिषद जो होते हैं वो जो है अस्पतालों के निर्माण के लिए जिम्मेदार होते हैं। और वे जो है उस वार्ड या क्षेत्र में रहने वाले लोगों के द्वारा ही चुने जाते हैं। और पार्षद के समूह जो है नीति निर्माण पर निर्णय लेते हैं। और आगे दिया गया है वार्ड परिषद की समितियां जो होती है वो पानी, कचरा संग्रहण और स्ट्रीट लाइट की देखभाल करते हैं। यानी कि वार्ड जो पार्षद होते हैं वो जो है पानी, कचरा संग्रहण और स्ट्रीट लाइट की देखभाल करते हैं। आगे हम लोग देखेंगे सहकारी समितियों के बारे में। तो सहकारी समितियों के बारे में इसमें बताया गया है कि 97वां संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 2011 में हुआ था, इसके द्वारा जो है सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा मिला था। यानी कि 97वें संविधान संशोधन जो हुआ था 2011 में, इसके द्वारा जो है सहकारी समिति को संवैधानिक दर्जा मिला था। और संविधान के भाग 9B में तथा अनुच्छेद 243ZH से लेकर अनुच्छेद 243ZT तक जो है सहकारी समितियों के बारे में प्रावधान मिलता है। आगे हम लोग देखेंगे सहकारी समितियों से रिलेटेड अनुच्छेद के बारे में। तो इसमें दिया गया है पहला अनुच्छेद के बारे में जो कि है अनुच्छेद 243ZH। तो इसमें जो है सहकारी समिति की परिभाषा दी गई है। अनुच्छेद 243ZI जो है वो किससे संबंधित है, तो सहकारी समितियों का समामेलन से संबंधित है अनुच्छेद 243ZI। अनुच्छेद 243ZJ जो है वो किससे संबंधित है, तो बोर्ड और उसके पदाधिकारियों के सदस्यों की संख्या और शर्तों यानी कि निबंधन से संबंधित है अनुच्छेद 243ZJ। आगे इसमें बताया गया है अनुच्छेद 243ZK के बारे में। तो यह जो है बोर्ड के सदस्यों का चुनाव करती है। और यह जो है किसके अंतर्गत है, तो अनुच्छेद 243ZK के अंतर्गत दिया गया है। यानी कि सहकारी समिति जो है बोर्ड के सदस्यों का चुनाव भी करेगी। ये जो है अनुच्छेद 243ZK में बताया गया है। आगे है अनुच्छेद 243ZL के बारे में। तो यह जो है बोर्ड और अंतरिम प्रबंधन का अधिक्रमण और निलंबन करते हैं।
यानी कि सहकारी समिति जो है वो बोर्ड और अंतरिम प्रबंधन का अधिकरण और निलंबन करते हैं। अनुच्छेद 243 जेड आई के अंतर्गत। अनुच्छेद 243 जेड एम के अंतर्गत क्या है, तो सहकारी समितियों के खाते की लेखा परीक्षण जो है वो अनुच्छेद 243 जेड एम के अंतर्गत बताया गया है। अनुच्छेद 243 जेड एन में क्या है, तो आम सभा की बैठकों का आयोजन करना जो है यह जो है 243 जेड एन के अंतर्गत आता है। आगे 243 जेड ओ के बारे में, तो किसी सदस्य को सूचना प्राप्त करने का अधिकार हो, ये जो है 243 जेड ओ के अंतर्गत बताया गया है। आगे है 243 जेड पी के बारे में, तो ये जो है प्रत्येक सहकारी समितियों द्वारा रिटर्न दाखिल करने का प्रावधान होता है अनुच्छेद 243 जेड पी के अंतर्गत। आगे है अनुच्छेद 243 जेड क्यू के बारे में, तो यह जो है अपराध और दंड से संबंधित है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 243 जेड आर, तो ये जो है बहुराज्य सहकारी समितियों पर लागू किया जाता है, यानी कि यह जो है इसके अंतर्गत जो है 243 जेड आर के अंतर्गत बताया गया है कि बहुराज्य सहकारी समितियों पर लागू होती है। और 243 जेड एस के बारे में क्या बताया गया है, तो केंद्र शासित प्रदेशों पर लागू होना, ये जो है 243 जेड एस के अंतर्गत बताया गया है। अनुच्छेद 243 जेड टी जो है वो क्या बताता है, तो मौजूदा कानूनों की निरंतरता के बारे में जो है 243 जेड टी के बताता है। आगे हम लोग देखेंगे केंद्र और राज्य संबंध के बारे में, यानी कि सेंटर और स्टेट के रिलेशनशिप के बारे में हम लोग देखेंगे। तो इसमें दिया गया है केंद्र राज्य संबंध जो है 3 विषयों पर आधारित होता है, यानी कि केंद्र राज्य का जो संबंध होता है वो 3 विषयों पर आधारित किया जाता है, जिसमें दिया गया है केंद्र राज्य संबंध के बारे में। तो पहला है विधायी संबंध, दूसरा है प्रशासनिक संबंध और तीसरा है वित्तीय संबंध। यानी कि विधायी संबंध है जो कि है अनुच्छेद 245 से लेकर 255 के अंतर्गत, प्रशासनिक संबंध है अनुच्छेद 256 से लेकर 263 के अंतर्गत, और वित्तीय संबंध जो है वो आता है अनुच्छेद 268 से लेकर 293 के अंतर्गत। तो अभी हम लोग जो है इस सभी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे वित्तीय संबंध के बारे में, जो कि है अनुच्छेद 245 से लेकर 255 के बीच में। तो इसमें दिया गया है संविधान के भाग 11 में जो है अनुच्छेद 245 से लेकर 255 तक का जो है वो केंद्र और राज्य संबंधों के विधायी संबंधों का उल्लेख करता है। यानी कि संविधान का जो भाग 11 है इसमें जो है अनुच्छेद 245 से लेकर 255 तक का जो अनुच्छेद है ये जो है केंद्र और राज्यों के विधायी संबंध का उल्लेख करता है। और इसमें बताया गया है अनुच्छेद 247 के बारे में। तो अनुच्छेद 247 जो है वो किससे संबंधित है, तो इसके तहत जो है संसद को अधिकार है कि वो जो है संघ सूची के विषय संबंधी विधि के संबंध में जो है अधिक अच्छे प्रशासन के लिए कुछ अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना कर सकती है। यानी कि अनुच्छेद 247 के अंतर्गत जो है बताया गया है कि संसद को यह अधिकार होगा कि वह जो है संघ सूची के विषय संबंधी विधि के संदर्भ में जो है अधिक अच्छे यानी कि और अच्छे प्रशासन के लिए जो है कुछ अतिरिक्त न्यायालयों की यानी कि कुछ और अन्य न्यायालय की स्थापना कर सकते हैं। यह जो है अनुच्छेद 247 में बताया गया है। आगे है अनुच्छेद 248 के बारे में। तो इसके तहत जो है अवशिष्ट विधायी शक्तियाँ जो है संघीय सांसद को जो है दी गई है, इसके बारे में बताया गया है। यानी कि अनुच्छेद 248 में क्या बताया गया है, तो इसमें जो है अवशिष्ट विधायी शक्तियाँ जो है संघीय संसद को दी गई है, इसके बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 249 के बारे में क्या बताया गया है, तो राष्ट्रीय हित में जो है राज्य सूची के किसी मामले के संबंध में जो है कानून बनाने की संसद की शक्ति के बारे में बताता है अनुच्छेद 249। आगे अनुच्छेद 252 के बारे में। तो 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए जो है सहमति से कानून बनाने की संसद की शक्ति और किसी अन्य राज्य द्वारा ऐसे कानून को अपनाना जो है अनुच्छेद 252 के अंतर्गत दिया गया है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अनुच्छेद 258 के बारे में। तो 258 में क्या बताया गया है, तो कतिपय मामलों में जो है राज्यों की शक्तियों आदि प्रदान करने की संघ की शक्ति के बारे में बताता है अनुच्छेद 258। और अनुच्छेद 260 क्या बताता है, तो भारत के बाहर क्षेत्रों से संबंध में जो है संघ का अधिकार क्षेत्र होता है, ये जो है अनुच्छेद 260 के अंतर्गत बताया। यानी कि भारत के जो बाहर के क्षेत्र होंगे इसका संबंध जो होगा वो संघ के अधिकार क्षेत्र से होगा, ये जो है अनुच्छेद 260 में बताया गया है। अनुच्छेद 263 में क्या बताया गया है, तो यह जो है अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में प्रावधान देता है। यानी कि अनुच्छेद 263 के अंतर्गत जो है अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में प्रावधान मिलता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे वित्तीय संबंध के बारे में। तो वित्तीय संबंध में बताया गया है कि संविधान के भाग 12 के अंतर्गत जो है अनुच्छेद 268 से लेकर 293 के तहत जो है वित्तीय संबंध का प्रावधान मिलता है। यानी कि वित्तीय संबंध का प्रावधान जो है किस अनुच्छेद में मिलता है, तो अनुच्छेद 268 से लेकर 293 के बीच में है, और ये जो है भाग 12 के अंतर्गत वित्तीय संबंध आता है। आगे हम लोग देखेंगे 268 के बारे में अनुच्छेद। तो ये जो है संघ के द्वारा लगाए जाते हैं, लेकिन जो है राज्य द्वारा एकत्र और विनियोजित किए जाने वाले शुल्क होते हैं इसमें। यानी कि 268 के अंतर्गत जो है ये जो है संघ के द्वारा लगाए जाते हैं, लेकिन इसमें जो है राज्य के द्वारा एकत्र और विनियोजित किए जाने वाले शुल्क लगाए जाते हैं। आगे अनुच्छेद 280 के बारे में। तो 280 जो है वो वित्त आयोग से संबंधित है। आगे हम लोग देखेंगे केंद्र और राज्य संबंधित महत्वपूर्ण समितियां एवं आयोग के बारे में, कि केंद्र और राज्य से जो संबंधित महत्वपूर्ण समिति है वो कौन कौन से हैं, तो इसके बारे में बताया गया है। तो इसमें पहला है केंद्र राज्य से संबंधित समिति के बारे में। तो इसमें है पहला शीतल वार्ड समिति, जो कि इसका गठन हुआ था 1969 से लेकर 1969 के बीच में।
तो ये जो है प्रशासनिक सुधार आयोग ने केंद्र राज्य संबंधों के अध्ययन एवं इस पर सुझाव के लिए जो है MC सीतलवाड़ की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की गई थी। यानी कि सीतलवाड़ समिति क्या है, तो प्रशासनिक सुधार आयोग ने जो है केंद्र और राज्य के संबंध के अध्ययन एवं इस पर सुझाव के लिए जो है MC सीतलवाड़ की अध्यक्षता में जो है सीतलवाड़ समिति का गठन किया था। और ये जो है कब किया गया था इसकी नियुक्ति, तो 1969 से लेकर 1969 के बीच में जो है सीतलवाड़ समिति की अध्यक्षता मतलब नियुक्ति की गई थी। और इसके अध्यक्ष कौन थे, तो MC सीतलवाड़ जो है इसके अध्यक्ष थे। और महत्वपूर्ण सुझाव जो है इसमें क्या था, तो इस समिति ने जो है संविधान में संशोधन किए बिना जो है राज्यों को अतिरिक्त स्वायत्तता प्रदान करने की सिफारिश की थी। यानी कि सीतलवाड़ समिति की सिफारिश क्या थी, तो इसमें जो है संविधान में यह संशोधन किए बिना जो है राज्यों को अतिरिक्त स्वायत्तता प्रदान करने की सिफारिश की गई थी। आगे दिया गया है सहकारिता आयोग के बारे में, जिसका गठन हुआ था 1983 ईस्वी में। तो इस समिति के अन्य सदस्य जो है वो शिवरामन और SR सेन थे। यानी कि सहकारिता समिति के जो अन्य सदस्य थे वो कौन कौन थे, तो शिवरामन थे और SR सेन थे। और इसके अध्यक्ष कौन थे, तो रणजीत सिंह सहकारिता जो है सहकारिता आयोग के अध्यक्ष थे। और इसमें जो है महत्वपूर्ण सुझाव क्या दिया गया था, तो केंद्र को शक्तिशाली होना चाहिए, यह सुझाव दिया गया था सहकारिता आयोग में। और अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की जाएगी, इसका सुझाव भी दिया गया था सहकारिता आयोग के अंतर्गत, जिसके अध्यक्ष कौन थे, तो रणजीत सिंह सरकारिया थे। आगे बताया गया है पुंछी आयोग के बारे में। तो पुंछी आयोग जो है इसकी स्थापना कब हुई थी, तो पुंछी आयोग की स्थापना जो है 2007 ईस्वी में किया गया था। और इसका जो रिपोर्ट था वो कब पेश किया गया था, तो 2010 में जो है इसका रिपोर्ट पेश किया गया था। और इसके अध्यक्ष कौन थे, तो मदन मोहन पुंछी जो है वो पुंछी आयोग के अध्यक्ष थे। और इसमें जो है महत्वपूर्ण सुझाव क्या दिया गया था, तो राज्यपाल पद पर उसी व्यक्ति को नियुक्त किया जाए जिसका जो क्षेत्रीय दल से संबंध न हो। यानी कि इसमें जो है पुंछी आयोग में यह सुझाव दिया गया था कि राज्यपाल पद पर जो है उसी व्यक्ति को नियुक्त किया जाएगा जिसका जो है क्षेत्रीय दल से संबंध नहीं होगा। आगे हम लोग देखेंगे वित्त आयोग के बारे में। तो वित्त आयोग का गठन जो है अनुच्छेद 280 के अंतर्गत किया गया है। यानी कि वित्त आयोग का गठन जो है किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है, तो अनुच्छेद 280 के अंतर्गत किया गया है। और वित्त आयोग का गठन जो है किसके द्वारा किया जाता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा जो है वित्त आयोग का गठन किया गया है। और वित्त आयोग में जो है राष्ट्रपति के द्वारा एक अध्यक्ष हुआ 4 अन्य सदस्य नियुक्त किए जाते हैं। यानी कि वित्त आयोग में जो है राष्ट्रपति के द्वारा एक अध्यक्ष होता है और 4 अन्य सदस्य जो है नियुक्त किए जाते हैं। और पहला वित्त आयोग जो है कब गठित हुआ था, तो 1951 ईस्वी में पहला वित्त आयोग गठित किया गया था। और जिसके अध्यक्ष थे केसी नियोगी। यानी कि पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष थे केसी नियोगी और इसका गठन जो है 1951 में किया गया था। और 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो NK सिंह जो है वो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। और राज्य वित्त आयोग का गठन जो है अनुच्छेद 243(1) के अंतर्गत जो है किया जाता है। यानी कि राज्य वित्त आयोग का गठन जो है किसके अंतर्गत किया जाता है, तो अनुच्छेद 243(1) के अंतर्गत किया जाता है। और वर्तमान में जो है 16वें वित्त आयोग का गठन हो चुका है। यानी कि अभी जो है 16वें वित्त आयोग का भी गठन हो चुका है, जिसका अध्यक्ष जो है अरविंद पनगड़िया है। और इसका जो कार्यकाल है वो 1 अप्रैल 2026 से प्रारंभ होकर 5 वर्षों की अवधि तक होगा। यानी कि इनका जो कार्यकाल होगा वो 1 अप्रैल से लेकर 2026 तक से जो है प्रारंभ होगा और 5 वर्षों की अवधि तक इसका कार्यकाल होगा। आगे वित्त आयोग के कार्य के बारे में। तो केंद्र व राज्य के बीच में जो विभाजित किए जाने वाले करों के शुद्ध आगमों के वितरण व आवंटन होता है वित्त आयोग का मुख्य कार्य। यानी कि यह जो है केंद्र और राज्य के बीच में जो है करों के शुद्ध आगमों का वितरण और आवंटन करता है। आगे हम लोग देखेंगे योजना आयोग और नीति आयोग के बारे में। तो योजना आयोग और नीति आयोग क्या है इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो इसमें दिया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2014 को जो है लाल किले की प्राचीर से जो है राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में योजना आयोग के नाम पर जो है एक नई संस्था लाने की घोषणा की थी। यानी कि एक नई संस्था लाने की घोषणा किसके द्वारा की गई थी, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 15 अगस्त 2014 को जो है लाल किले के प्राचीर से राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में जो है योजना आयोग के नाम पर एक नई संस्था लाने की घोषणा की थी। और नीति आयोग न तो संवैधानिक निकाय है और न ही सांविधिक निकाय है। यानी कि योजना आयोग की जगह पे जो है नीति आयोग का गठन किया गया था। और यह जो है न तो संवैधानिक निकाय है और न ही सांविधिक निकाय है। और 1 जनवरी 2015 को जो है एक नई संस्था जिसे राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान यानी कि नीति कहा गया अस्तित्व में आई थी। यानी कि नीति आयोग का गठन जो है 1 जनवरी 2015 को किया गया था। और आमतौर पर जो है इसे नीति आयोग कहा जाता है। यानी कि नीति का फुल फॉर्म क्या होता है, तो राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान है इसका फुल फॉर्म। और इसे जो है नीति आयोग भी कहा जाता है। और इसका जो गठन हुआ था यानी कि ये जो है संस्थान जो है कब अस्तित्व में आई थी, तो 1 जनवरी 2015 को अस्तित्व में आई थी।
आगे है नीति आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो कौन होते हैं, तो प्रधानमंत्री होते हैं, यानी कि नीति आयोग के अध्यक्ष जो होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। और यह जो आयोग है वो केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार के लिए भी नीतियां का निर्माण करती है, यानी कि नीति आयोग जो होता है वो केंद्र सरकार के साथ साथ जो है राज्य सरकार के लिए भी नीतियों का निर्माण करती है। और यह योजना के निर्माण में जो है सरकार को सलाह देता है, यानी कि नीति आयोग जो होगा वो निर्माण में जो है योजना के निर्माण में सरकार को जो है सलाह देगी। और नीति आयोग जो है सरकार के थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है, यानी कि सरकार का जो थिंक टैंक होता है उसके रूप में जो है नीति आयोग कार्य करता है, यानी कि इसे जो है सरकार का थिंक टैंक भी कहा जाता है। और नीति आयोग के प्रथम सचिव जो थे वो कौन थे, तो सिंधु श्री खुल्लर जो है वो नीति आयोग के प्रथम सचिव थे। और नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष जो थे वो कौन थे, तो अरविंद पनगड़िया जो थे वो नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे। आगे हम लोग देखेंगे, आगे इसमें दिया गया है नीति आयोग के कार्य के बारे में। तो इसमें क्या क्या कार्य होते हैं, तो सहयोगपूर्ण संघवाद को बढ़ाना इसका कार्य होता है, अनुवीक्षण और मूल्यांकन करना इसका कार्य होता है, संसाधन केंद्र और ज्ञान केंद्र के रूप में कार्य करना जो है नीति आयोग का कार्य होता है। और नीति और कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करना भी नीति आयोग का ही कार्य होता है। आगे हम लोग देखेंगे योजना आयोग की स्थापना जो है कब की गई थी, तो योजना आयोग की स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 15 मार्च 1950 को। और जवाहरलाल नेहरू ने जो है योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे, यानी कि योजना आयोग का गठन जो हुआ था, यानी कि स्थापना हुआ था 15 मार्च 1950 को। और इसके जो प्रथम अध्यक्ष हुए हैं वो कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है इसके प्रथम अध्यक्ष थे। और योजना आयोग का स्थान जो है अब नीति आयोग ने ले लिया है, यानी कि योजना आयोग के स्थान पर जो है अब नीति आयोग की स्थापना की गई है। और योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे, तो गुलजारी लाल नंदा जो है वो योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे राष्ट्रीय विकास परिषद के बारे में। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन जो हुआ था वो कब हुआ था, तो 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया था। और इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं, तो प्रधानमंत्री जो है इसका अध्यक्ष होते हैं। और तथा सभी राज्यों के मुख्यमंत्री जो है इसके सदस्य होते हैं, यानी कि सभी राज्य के जो मुख्यमंत्री होते हैं वो राष्ट्रीय विकास परिषद के जो है सदस्य होते हैं। और इसका अध्यक्ष जो होगा वो प्रधानमंत्री होता है। और राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य कार्य जो होता है वो केंद्र व राज्य सरकार और नीति आयोग के बीच सेतु की तरह कार्य करना होता है, यानी कि राष्ट्रीय विकास परिषद का कार्य क्या होता है, मुख्य कार्य, तो यह जो है केंद्र और राज्य सरकार के और नीति आयोग के बीच में जो है सेतु की तरह कार्य करता है। आगे हम लोग देखेंगे भारत की संचित निधि के बारे में। तो इसमें बताया गया है कि भारत सरकार को प्राप्त सभी राजस्व, जिसमें आयकर होता है, सीमा शुल्क होता है, निगम कर होता है, ट्रेजरी बिल जारी करके लिया गया ऋण होता है, बाह्य और आंतरिक ऋण होता है, और दिए गए ऋण की अदायगी से प्राप्त राशि आदि की एक निधि होती है। यानी कि भारत का सरकार की जो संचित निधि होती है ये जो है सभी राजस्व, जिसमें आता है आयकर आता है, सीमा शुल्क आता है, निगम कर आता है, ट्रेजरी बिल जारी करके लिया गया ऋण आता है, बाह्य और आंतरिक ऋण आता है, और दिए गए ऋण की अदायगी से प्राप्त राशि जो होता है ये सभी जो है इस निधि में आता है, और जिसे जो है भारत की संचित निधि कहा जाता है। यानी कि ये सभी जो है संचित निधि के अंतर्गत आता है और इसे जो है संचित निधि कहा जाता है। और इसमें जो है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन दिए जाते हैं। यानी कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन जो है किससे दिया जाता है, तो भारत की संचित निधि के द्वारा जो है इसे वेतन मिलता है। और इसमें जो है धन विनियोग विधेयक के द्वारा निकाला जाता है, यानी कि धन को जो है इसमें विनियोग विधेयक के द्वारा निकाला जाता है। और इसमें जो है धन संसद की अनुमति के बाद खर्च किया जाता है, यानी कि इसमें जो धन होता है वो संसद की अनुमति के बाद ही खर्च किया जाता है। और अनुच्छेद 266 के अंतर्गत जो है भारत और राज्यों की संचित निधियों और लोक लेखे का वर्णन मिलता है, यानी कि भारत और राज्य की संचित निधियाँ और लोक लेखा का जो है उल्लेख मिलता है वो किसमें मिलता है, तो अनुच्छेद 266 के अंतर्गत मिलता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे भारत की आकस्मिकता निधि के बारे में। तो भारत की आकस्मिकता निधि जो है वो क्या होती है, तो यह जो निधि है वो भारत की आकस्मिकता अधिनियम 1950 के द्वारा गठित की गई थी। यानी कि भारत की आकस्मिकता निधि की जो गठन की गई थी वो कब किया गया था, तो आकस्मिकता अधिनियम जो कि हुआ था 1950 में, इसके अंतर्गत जो है भारत में आकस्मिकता निधि का गठन किया गया था। और इस पर जो है राष्ट्रपति का नियंत्रण होता है, यानी कि भारत का आकस्मिकता निधि पर जो है राष्ट्रपति का नियंत्रण होता है। और इसमें जो है धन राष्ट्रपति की अनुमति के बाद खर्च किया जा सकता है, यानी कि इसमें जो धन होता है वो राष्ट्रपति की अनुमति के बाद खर्च किया जा सकता है। और इसमें जो है धन आपातकाल की स्थिति में निकाला जाता है, यानी कि इससे जो धन होता है वो केवल आपातकाल की स्थिति में निकाला जाएगा। और अनुच्छेद 267 के अंतर्गत जो है आकस्मिकता निधि से संबंधित है, यानी कि अनुच्छेद 267 जो है इसमें आकस्मिकता निधि का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के बारे में। तो केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण क्या होता है इसके बारे में बताया गया है। तो इसमें जो दिया गया है कि संविधान का जो भाग 14A है अधिकरणों के लिए जो है प्रावधान करता है, यानी कि 14A जो है वो केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के जो है प्रावधान करता है। और यह जो प्रावधान है वो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से जोड़ा गया था, यानी कि भाग 14A जो है वो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से जोड़ा गया था। और इसके अंतर्गत जो है अनुच्छेद 323A
और 323B जो है क्रमशः अन्य मामलों से संबंधित प्रशासनिक ट्रिब्यूनल के लिए जो है प्रावधान करते हैं, यानी कि अनुच्छेद 323A जो है और 323B जो है वो प्रशासनिक ट्रिब्यूनल के लिए जो है प्रावधान करते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, आगे दिया गया है 1985 में जो है संसद के द्वारा अधिनियमित प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम केंद्र सरकार को जो है एक केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण और राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण स्थापित करने के लिए जो है अधिकृत करता है, यानी कि 1985 में संसद के द्वारा जो है अधिनियमित प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम के द्वारा जो है केंद्र सरकार की एक केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण और राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण जो है स्थापित करने के लिए अधिकृत किया गया है। और केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरणों की प्रधान जो पीठ होती है वो कहाँ पे स्थित है, तो नई दिल्ली में जो है केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरणों की प्रधान पीठ स्थित है। और इसके अतिरिक्त जो विभिन्न राज्यों में जो है अतिरिक्त पीठ होते हैं, यानी कि प्रधान पीठ जो है वो नई दिल्ली में है और इसके अतिरिक्त जो है विभिन्न राज्य में अतिरिक्त पीठें होती है। और अनुच्छेद 323A के बारे में बताया गया है, तो अनुच्छेद 323A जो है वो प्रशासनिक न्यायाधिकरण से संबंधित है और 323B जो है किससे संबंधित है, तो अन्य मामलों के लिए जो है ट्रिब्यूनल से संबंधित है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे निर्वाचन आयोग के बारे में। तो निर्वाचन आयोग क्या होता है उन सभी के बारे में हम लोग देखेंगे और ये जो है किस अनुच्छेद से संबंधित होता है। तो इसमें दिया गया है कि संविधान के भाग 15 के अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक जो है निर्वाचन से संबंधित उपबंध दिए गए हैं, यानी कि भाग 15 जो है निर्वाचन आयोग से संबंधित है और अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक का जो अनुच्छेद है वो निर्वाचन आयोग से संबंधित है। और इसमें जो है निर्वाचन आयोग का गठन जो है 25 जनवरी 1950 को हुआ था, यानी कि निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ था, तो 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था। और यह जो है एक अस्थायी संवैधानिक निकाय है, यानी कि निर्वाचन आयोग जो है वो कैसा संवैधानिक निकाय है, तो एक अस्थायी संवैधानिक निकाय है। आगे इसमें दिया गया है निर्वाचन आयोग का गठन जो है मुख्य निर्वाचन आयुक्त व अन्य निर्वाचन आयुक्त से मिलकर जो है किया जाता है, यानी कि निर्वाचन आयोग का गठन जो है वो मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों के द्वारा मिलाकर जो है इसका गठन किया जाता है। और इन सभी की नियुक्तियां जो है किसके द्वारा की जाती है, तो राष्ट्रपति के द्वारा जो है इन सभी की नियुक्तियां की जाती है। और मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है, तो 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु तक होता है, यानी कि 6 वर्ष का होगा या फिर अगर उसकी उम्र जो है 65 वर्ष पूरी हो चुकी है तो उसका जो है इस टाइम तक जो है कार्यकाल रहेगा। और अन्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है, तो 6 वर्ष या फिर 62 वर्ष की आयु पूरी होने तक जो है आम चुनाव यानी कि अन्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल होता है, यानी कि मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष और अन्य चुनाव आयुक्त का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष या फिर 62 वर्ष की आयु पूरी होने तक होता है। आगे इसमें दिया गया है कि पहले चुनाव आयोग जो है एक सदस्य आयोग था, यानी कि पहले जो चुनाव आयोग था वो जो है एक सदस्य आयोग था, किंतु जो है 1989 ईस्वी में पहली बार जो है 3 सदस्यीय आयोग बना तथा बीच में जो है कुछ समय एक सदस्य आयोग रहने के बाद जो है इसे दोबारा वर्ष 1993 में जो है 3 सदस्य आयोग बना दिया गया था, यानी कि पहले जो यह चुनाव आयोग जो था वो केवल एक सदस्य आयोग था, किंतु 1989 के बाद जो है इसे पहली बार जो है 3 सदस्य आयोग बना था और बीच में जो है कुछ समय के लिए या फिर एक सदस्य आयोग बन गया था, लेकिन फिर इसे दोबारा जो है 1993 ईस्वी में 3 सदस्य आयोग बना दिया गया था। आगे दिया गया है राष्ट्रीय दल का दर्जा हासिल करने के लिए जो है आवश्यक शर्तें क्या क्या होती है, तो इसके बारे में बताया गया है। तो राष्ट्रीय दल का दर्जा हासिल करने के लिए जो है आवश्यक शर्त है, इसमें दिया गया है लोकसभा जो है आम चुनाव अथवा राज्य विधानसभा चुनाव अथवा किन्हीं 4 अथवा अधिक राज्यों में जो है चुनाव डाले गए वैध मतों का जो है कितना % प्राप्त करना जरूरी होगा, तो 6% जो है प्राप्त करना जरूरी होगा। और इसके अलावा जो है किसी एक राज्य अथवा राज्यों के विधान सभा की कम से कम जो है 4 सीटें जीतनी होगी, तभी वो जो है राष्ट्रीय दल का दर्जा हासिल करेगा। अथवा लोकसभा में जो है 2% सीट हो और ये जो है कम से कम 3 विभिन्न राज्यों से में जो है हासिल की गई हो, अथवा किसी दल को जो है कम से कम 4 राज्य में राज्य स्तरीय दल का दर्जा प्राप्त हो, तभी वो जो है राष्ट्रीय दल का जो है दर्जा हासिल कर सकेगा। आगे वर्तमान में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दल के बारे में, तो इसमें दिया गया है पहला, इसमें दल बताया गया है और चुनाव चिन्ह के बारे में बताया गया है। तो इसमें पहला है भारतीय जनता पार्टी के बारे में। तो भारतीय जनता पार्टी का जो गठन हुआ था 1980 में हुआ था और इसका जो चुनाव चिन्ह है वो है कमल। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ था 1885 ईस्वी में और इसका चुनाव चिन्ह क्या है, तो हाथ का पंजा है। बहुजन समाजवादी पार्टी का गठन कब हुआ था, तो 1984 में हुआ था और इसका जो चुनाव चिन्ह है वो है हाथी। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी यानी कि माकपा का गठन जो है वो कब हुआ था, तो 1964 में हुआ था और इसका जो चुनाव चिन्ह है वो है हंसिया और हथौड़ा या फिर तारा है। और आम आदमी पार्टी यानी कि आप जो है इसका गठन हुआ था 2012 में और इसका जो चुनाव चिन्ह है वो है झाड़ू। आगे है नेशनल पीपल्स पार्टी जिसका गठन हुआ था 2013 ईस्वी में और इसका जो चुनाव चिन्ह है वो है पुस्तक। ये जो है महत्वपूर्ण दल है और उससे रिलेटेड चुनाव चिन्ह दिया गया है।
आगे दिया गया है कि 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाला भारतीय नागरिक जो है मतदाता सूची में शामिल होने का पात्र होगा, यानी कि जिसकी उम्र जो है 18 वर्ष पूरी हो चुकी होगी वो जो है भारतीय नागरिक जो है मतदान सूची में शामिल हो सकता है और वह जो है इसके लिए आवेदन कर सकता है। और निर्वाचन आयोग जो है वो संसद अथवा राज्यसभा, राज्य विधानसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनाव करता है, यानी कि निर्वाचन आयोग के द्वारा जो है संसद, राज्य विधानसभा, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। आगे है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के बारे में, यानी कि ईवीएम के बारे में बताया गया है। तो इसमें जो है दिया गया है कि इसका जो है सबसे पहले प्रयोग जो है 1982 ईस्वी में केरल के पारूर विधानसभा क्षेत्र में किया गया था, यानी कि ईवीएम का जो है सबसे पहला प्रयोग जो है 1982 ईस्वी में केरल के पारूर विधानसभा क्षेत्र में किया गया था। और वर्ष 1999 में जो है ईवीएम का प्रयोग करके जो है पूरा चुनाव करवाने वाला राज्य कौन था, तो गोवा था। यानी कि ईवीएम का प्रयोग करके जो पूरा चुनाव करवाया गया था वो जो है करवाने वाला पहला राज्य कौन था, तो गोवा था। और ये जो है 1999 में किया गया था। और ईवीएम का प्रयोग करके पहली बार जो है वर्ष 2004 ईस्वी में संपूर्ण आम चुनाव कराया गया था, यानी कि पहली बार जो है संपूर्ण आम चुनाव कब हुआ था ईवीएम के प्रयोग से, तो 2004 ईस्वी में जो है संपूर्ण आम चुनाव हुआ था ईवीएम के प्रयोग करके पहली बार। और भारत के पहले निर्वाचन आयुक्त जो है वो कौन थे, तो शिव कुमार सेन जो है वो भारत के पहले निर्वाचन आयुक्त थे। आगे हम लोग देखेंगे, आगे दिया इसमें कि देश की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी, तो वीएस रमा देवी जो है वो देश की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त थी। आगे हम लोग देखेंगे परिसीमन के बारे में। तो परिसीमन क्या है इसमें, तो प्रत्येक राज्य का लोकसभा और विधानसभा के लिए जो है निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन किया जाता है, जो कि मुख्य रूप से जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। यानी ये परिसीमन जो होता है वो लोकसभा और विधानसभा के लिए जो है निर्वाचन क्षेत्रों का विभाजन किया जाता है, जो कि मुख्य रूप से जो है जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। और जहाँ तक जो है संभव हो निर्वाचन क्षेत्र के भौगोलिक क्षेत्र को जो है भौतिक विशेषताओं, प्रशासनिक इकाइयों की मौजूदा सीमाओं, संचार की सुविधाएं और सार्वजनिक सुविधा को ध्यान में रखते हुए परिसीमन जो है वो किया जाता है। आगे हम लोग देखेंगे परिसीमन आयोग के बारे में। तो परिसीमन आयोग जो है वो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है, यानी कि परिसीमन आयोग का नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है और भारत के चुनाव आयोग के सहयोग से जो है काम करता है। यानी कि परिसीमन आयोग जो होता है वो भारत के चुनाव आयोग के से सहयोग जो है प्राप्त करके वो कार्य करता है। आगे यह जो है एक उच्च स्तरीय प्राधिकरण है और जिसमें किसी देश या फिर राज्य के भीतर जो है क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं को निर्धारित करने का काम सौंपा गया है। यानी कि परिसीमन आयोग में जो है इसमें जो है देश या फिर किसी राज्य के भीतर क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा को निर्धारित करने का काम सौंपा जाता है। और परिसीमन अधिनियम जो है 2002 के नियमों के तहत जो है सीटों का वर्तमान परिसीमन जो है 2001 की जनगणना के आधार पर किया गया था। आगे इसमें दिया गया है कि परिसीमन आयोग के आदेशों को जो है न्यायालयों में चुनौती नहीं दी जा सकती है, यानी कि परिसीमन आयोग के जो आदेश होंगे उसे जो है न्यायालयों में चुनौती नहीं दी जा सकती है। और जब परिसीमन आयोग के आदेश लोकसभा या फिर राज्य विधानसभा के समक्ष रखे जाते हैं तो वे उनके आदेशों में कोई संशोधन नहीं कर सकते हैं। यानी कि जब जो है परिसीमन आयोग के आदेश जो है लोकसभा और या फिर राज्य विधानसभा के समक्ष रखा जाता है तो उनके आदेशों में जो है कोई संशोधन नहीं कर सकता है। आगे हम लोग देखेंगे परिसीमन अधिनियम के बारे में। तो पहला परिसीमन आयोग अधिनियम जो है कब हुआ था, तो 1952 में हुआ था। दूसरा परिसीमन आयोग अधिनियम कब हुआ था, तो 1963 में हुआ था। तीसरा परिसीमन आयोग हुआ था 1973 में और चौथा परिसीमन आयोग हुआ था 2002 ईस्वी में। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे दल बदल विरोधी कानून के बारे में कि दल बदल विरोधी कानून क्या था उसके बारे में दिया गया है। तो 1985 ईस्वी में जो है 52वें संशोधन अधिनियम ने संसद और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों को एक राजनीतिक दल से दूसरे राजनीतिक दल में दल बदल के आधार पर जो है अयोग्य घोषित करने का प्रावधान किया गया है। यानी कि कब किया गया था, तो 1985 के 52वें संविधान संशोधन अधिनियम में जो है संसद और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों को जो है एक राजनीतिक दल से दूसरे राजनीतिक दल में दल बदल के आधार पर जो है अयोग्य घोषित करने का जो है प्रावधान किया गया था। और इस उद्देश्य के लिए जो है संविधान में 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, यानी कि दल बदल विरोधी कानून से जो है वो 10वीं अनुसूची संबंधित है। आगे इस अधिनियम को जो है ज़्यादातर क्या कहा जाता है, तो दल बदल विरोधी कानून के रूप में जो है जाना जाता है। और बाद में जो है 2003 ईस्वी में 91वें संशोधन अधिनियम ने जो है यह प्रावधान में जो है एक बदलाव किया, जिसमें विभाजन के मामलों में जो है दल बदल के आधार पर अयोग्यता को कुछ मामलों में लागू नहीं किया जाएगा। यानी कि यदि किसी पार्टी को जो है 2/3 सदस्य दल बदल करने के बाद जो है किसी अन्य दल में शामिल होते हैं तो उन्हें जो है अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे इसमें दिया गया है दल बदल से उत्पन्न होने वाली अयोग्यता के संबंध में जो है किसी भी प्रश्न का निर्णय जो है सदन के पीठासीन अधिकारी के द्वारा किया जाता है, अर्थात वे अधिकारी लोकसभा के मामले में जो है स्पीकर और राज्यसभा के मामले में सभापति होते हैं। यानी कि दल बदल से उत्पन्न जो होने वाली अयोग्यता के संबंध में किसी भी प्रश्न का जो निर्णय होगा वो सदन के पीठासीन अधिकारी के द्वारा किया जाता है। या अर्थात इसका अर्थ क्या होता है कि वे अधिकारी होते हैं जो कि लोकसभा के मामले में स्पीकर होते हैं और राज्यसभा के मामले में सभापति होते हैं। आगे हम लोग देखेंगे राज्य भाषा के बारे में।
तो राजभाषा का अर्थ क्या होता है? तो राजभाषा का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है राजकाज की भाषा, यानी कि राजकाज में जो भाषा प्रयोग की जाती है उसे जो है राजभाषा कहा जाता है। और यह जो है भाग 17 और अनुच्छेद 243 से लेकर 343 से लेकर 351 के बीच में जो है राजभाषा का उल्लेख मिलता है। और ये जो है भाग 17 यानी कि 17 से संबंधित है। और भारतीय संविधान में जो है हिंदी को यानी कि देवनागरी लिपि में संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में जो है दर्जा दिया गया है, यानी कि राजभाषा के रूप में जो है किसे दर्जा दिया गया है? तो हिंदी को राजभाषा के रूप में दर्जा दिया गया है। और संविधान में यह कहा गया है कि 25 जनवरी 1965 तक संघ के सभी आधिकारिक उद्देश्यों के लिए जो है अंग्रेजी का उपयोग जारी रहेगा, यानी कि 25 जनवरी 1965 तक जो है संघ के सभी आधिकारिक उद्देश्यों के लिए जो है अंग्रेजी का उपयोग जारी रहेगा। और ऐसा मुख्यतः जो है इसलिए किया गया था क्योंकि स्वतंत्रता के बाद जो है कम समय में हिंदी द्वारा पूर्ण प्रतिस्थापन की उम्मीद नहीं थी। अतः जो है हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी एक सहयोगी अधिकारी भाषा बन गई थी, इसलिए जो है अंग्रेजी का उपयोग जारी रखने को कहा गया था। आगे हम लोग देखेंगे, इसमें दिया गया है कि हमारे संविधान के अनुच्छेद 343(1) में जो है विशेष रूप से प्रावधान किया गया है कि देवनागरी लिपि में हिंदी संघ की राज्यभाषा होगी, यानी कि 343(1) में कहा गया है कि देवनागरी लिपि में जो हिंदी होगा वो संघ की राज्यभाषा होगा। और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए जो है भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूप का उल्लेख जो है उपयोग जो है किया जाएगा, यानी कि आधिकारिक उद्देश्य के लिए जो है भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूप का उपयोग किया जाएगा। और राजभाषा का उल्लेख जो है किस में मिलता है? तो अनुच्छेद 343(1) में मिलता है। और इसमें जो है हिंदी को राजभाषा कहा गया है। और भारतीय संविधान का जो 8वीं अनुसूची में जो है 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है, यानी कि 8वीं अनुसूची में जो है 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। और मूल रूप से जो है 14 भाषाओं का उल्लेख किया गया था। और संविधान के अनुच्छेद 344(1) और 351 यानी कि 8वीं अनुसूची में जो है 22 भाषाओं को आधिकारिक रूप से प्रदान किया गया था, यानी कि पहले जो है इसमें केवल 14 भाषा ही था। और अनुच्छेद 344(1) और 351 में जो है यानी कि 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को आधिकारिक रूप से प्रदान किया गया था। और जिसमें कौन कौन सा भाषा है? तो असमिया है, मणिपुरी है, बंगाली है, मराठी है, बोडो है, नेपाली है, डोगरी है, उड़िया है, गुजराती है, पंजाबी है, हिंदी है, संस्कृत है, कन्नड़ है, मंथाली है, कश्मीरी है, सिंधी है, कोंकणी है, तमिल है, मैथिली है, तेलुगु है, मलयालम है और उर्दू शामिल किया गया है इसमें। आगे हम लोग देखेंगे, आगे दिया गया है कि 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 के द्वारा जो है सिंधी भाषा को जोड़ा गया था, यानी कि सिंधी भाषा को कब जोड़ा गया था? तो 21वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जो है 1967 ईस्वी में सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। और 71वें संविधान संशोधन अधिनियम में जो है 1992 में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को आधिकारिक भाषाओं के रूप में जोड़ा गया था, यानी कि नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी को कब जोड़ा गया था? तो 71वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा जो है 1992 ईस्वी में जोड़ा गया था। और बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को जो है 92वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा जो है आधिकारिक भाषाओं के रूप में शामिल किया गया था, यानी कि बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को कब शामिल किया गया था? तो 92वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा जो है इसे आधिकारिक भाषा के रूप में शामिल किया गया था। और 96वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के द्वारा जो है उड़िया शब्द को बदलकर ओडिया शब्द कर दिया गया था, यानी कि उड़िया शब्द को बदलकर जो है ओडिया कब कर दिया गया था? तो 96वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के द्वारा जो है उड़िया को बदलकर ओडिया कर दिया गया था। और कुछ राज्यों ने जो है अपनी क्षेत्रीय भाषाओं को अपनी आधिकारिक भाषा के रूप में जो है अपनाया है। और इन राज्यों का उल्लेख जो है नीचे किया गया, यानी कि जो है कुछ राज्य जो है वो अपनी क्षेत्रीय भाषाओं को जो है अपनी आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाए हैं और जिनका उल्लेख नीचे दिया गया है, जिसमें दिया गया है पहला आंध्र प्रदेश के बारे में। तो आंध्र प्रदेश जो है तेलुगु को अपना राज्य भाषा के रूप में स्वीकार किया है। मेघालय क्या है? तो मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड ने जो है अंग्रेजी को आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया है। जम्मू और कश्मीर में उर्दू को अपनाया है। गोवा ने मराठी और कोंकणी को अपनाया है। गुजरात ने हिंदी और गुजराती को अपनाया है। हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, हरियाणा और राजस्थान ने जो है हिंदी को अपना राज्य यानी कि आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया है। और ओडिशा ने जो है ओडिया को अपनाया है। पश्चिम बंगाल ने बंगाली को अपनाया है। असम ने असमिया को अपनाया है। और केरल ने जो है मलयालम, जो कि उनका क्षेत्रीय भाषा है, इसको जो है अपना आधिकारिक भाषा के रूप में जो है अपनाया है। आगे दिया गया है राज्यभाषा अधिनियम 1963 में जो है प्रावधान है कि संघ और गैर हिंदी राज्यों के बीच जो है संचार की भाषा अंग्रेजी होनी चाहिए, यानी कि राज्यभाषा अधिनियम जो कि 1963 में हुआ था, ये इसमें जो है प्रावधान है कि संघ और गैर हिंदी राज्यों के जो बीच है संचार की भाषा जो होगी वो अंग्रेजी होनी चाहिए। और वर्तमान में जो है सर्वोच्च न्यायालय में कार्यवाही की भाषा जो है वो क्या है? तो अंग्रेजी जो है सर्वोच्च न्यायालय में कार्यवाही भाषा है। आगे हम लोग देखेंगे लोक सेवा आयोग के बारे में।
तो इसमें दिया गया है कि लोक सेवा आयोग के लिए जो है प्रावधान किस अनुच्छेद में मिलता है, तो अनुच्छेद 315 से लेकर 323 के बीच में जो है लोक सेवा आयोग का प्रावधान मिलता है। और लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो 1926 ईस्वी में लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी। और लोक सेवा आयोग की स्थापना जो है 1924 ईस्वी में विधि आयोग ने सिफारिश की थी, यानी कि लोक सेवा आयोग की स्थापना जो है किसके सिफारिश पर हुई थी, तो विधि आयोग की सिफारिश पर 1924 ईस्वी में की गई थी। आगे दिया गया है संघ लोक सेवा आयोग के बारे में। तो इसमें दिया गया है संघ लोक सेवा आयोग जो है भारत के संविधान के अनुच्छेद 315 के तहत स्थापित एक संवैधानिक निकाय है, यानी कि संघ लोक सेवा आयोग जो है वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थापित किया गया था, तो अनुच्छेद 315 के तहत स्थापित एक संवैधानिक निकाय है। और एक सदस्य जो है अपने कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 6 वर्ष की अवधि के लिए जो है या फिर 65 वर्ष की आयु तक जो है अपने करने तक जो है जो भी पहले हो तक पद धारण करता है, यानी कि संघ लोक सेवा आयोग का जो है पद धारण करने का जो आयु होगा वो कितना होगा, तो या फिर 6 वर्ष होगा या फिर 65 वर्ष की आयु पूरी करने तक होगा। आगे सदस्यों की सेवा शर्तों में नियुक्ति के बाद उनके हितों में परिवर्तन नहीं किया जा सकता, यानी कि सदस्यों की सेवा शर्तों के बाद नियुक्ति के बाद जो है उनके हितों में परिवर्तन नहीं किया जाएगा और उनके वेतन और भत्ते आदि संसद के मतदान के लिए जो है प्रस्तुत नहीं किए जाते हैं, क्योंकि वे जो है भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं, यानी कि उनका जो वेतन होता है वो भारत की संचित निधि पर भारित होता है। आगे हम लोग देखेंगे राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में। तो आयोग के अध्यक्ष और सदस्य जो है वो 6 साल की अवधि के लिए या फिर 62 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक जो है जो भी पहले हो तक जो है पद धारण करते हैं, यानी कि संघ लोक सेवा आयोग के जो सदस्य होते हैं वो कब तक अपना पद धारण करते हैं तो 6 वर्ष या फिर 62 वर्ष की आयु पूरी होने तक जो है अपने पद पर रहते हैं। हालांकि वे जो है राज्यपाल को अपना त्याग पत्र संबोधित करके जो है किसी भी समय अपना पद छोड़ सकते हैं, यानी कि जो संघ लोक सेवा आयोग के जो सदस्य होंगे वो जो है अपना त्याग पत्र राज्यपाल को देकर जो है कभी भी अपना पद को छोड़ सकते हैं। और राज्यपाल जो है निम्नलिखित 2 परिस्थितियों में राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को जो है एक को कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त कर सकता है। तो कब कर सकता है, तो जब जो है अध्यक्ष का पद रिक्त होगा तब जो है वो आयोग के सदस्य में से जो है एक को कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त कर सकता है। और जब अध्यक्ष की अनुपस्थिति या फिर किसी अन्य कारण से अपने कार्यों को करने में असमर्थ होता है तब जो है किसी सदस्य को जो है कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त कर सकता है राज्यपाल। आगे दिया गया है राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को जो है राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाता है, परंतु उन्हें केवल राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जाता है, यानी कि नियुक्ति जो है वो केवल राज्यपाल के द्वारा किया जाता है और हटाया जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा जाता है और राज्यपाल द्वारा नहीं हटाया जा सकता है। और राष्ट्रपति जो है उन्हें उसी आधार पर और उसी तरह से हटा सकता है जैसा वह संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या फिर सदस्य को हटा सकता है, यानी कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को जो है कैसे हटाया जा सकता है, तो उसी प्रकार हटाया जा सकता है जैसे कि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को या फिर सदस्य को हटाया जाता है। आगे दिया गया है संयुक्त लोक सेवा आयोग के बारे में। तो संयुक्त लोक सेवा आयोग के बारे में इसमें दिया गया है कि 2 या 2 से अधिक राज्य सहमत हो सकते हैं कि उनके लिए जो है एक लोक सेवा आयोग होना चाहिए यदि इस आशय का संकल्प जो है संबंधित राज्य के सदन या फिर विधानमंडल के प्रत्येक सदन, यानी कि जहां 2 सदन हैं, द्वारा जो है पारित किया जाता है, तब संसद जो है कानून के द्वारा उन्हें राज्यों की जरूरतों को पूरा करने के लिए जो है एक संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग की नियुक्ति का प्रावधान कर सकती है। और इस संयुक्त आयोग के अध्यक्ष जो होंगे और अन्य सदस्यों की नियुक्ति भी जो है किसके द्वारा की जाएगी, तो राष्ट्रपति के द्वारा जो है की जाएगी। आगे कुछ वर्गों के संबंध में विशेष प्रावधान के बारे में। तो इसमें दिया गया है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के बारे में। तो इसमें दिया गया है वर्ष 1992 में पारित अधिनियम के तहत प्रथम अल्पसंख्यक आयोग का गठन वर्ष 1993 में किया गया था, यानी कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का गठन जो है कब किया गया था पहली बार, तो वर्ष 1992 में पारित अधिनियम के तहत जो है 1993 ईस्वी में किया गया था। और यह जो है एक संवैधानिक निकाय है और समुदायों को जो है देश के अल्पसंख्यक का दर्जा जो है दिया गया है, यानी कि समुदायों को जो है देश में अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया है। तो किसे दिया गया है, तो सिख को दिया गया है, ईसाई, पारसी, बौद्ध, मुस्लिम और जैन को जो है अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया है। और जैन को जो है समुदाय को जो है 2014 में अल्पसंख्यक का दर्जा मिला था। और इसके जो अध्यक्ष हैं, एक अध्यक्ष होते हैं और एक उपाध्यक्ष होते हैं और 5 अन्य सदस्य होते हैं, यानी कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग में जो होते हैं वो एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है और 5 अन्य सदस्य होते हैं। और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो कौन थे, तो सरदार अली खां जो थे वो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के जो है प्रथम अध्यक्ष थे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के बारे में। तो इसमें दिया गया है संविधान का अनुच्छेद 340 जो है वो पिछड़े वर्गों की दशाओं के अन्वेषण के लिए जो है आयोग की नियुक्ति की गई है, यानी कि अनुच्छेद 340 में जो है पिछड़े वर्गों की दशाओं के अन्वेषण के लिए जो है आयोग की नियुक्ति की गई है। और जनवरी 1953 को काका कालेलकर की अध्यक्षता में जो है प्रथम अन्य पिछड़े वर्ग आयोग का गठन किया गया था, यानी कि किसकी अध्यक्षता में प्रथम अन्य पिछड़े वर्ग का आयोग का गठन किया गया था, तो 1953 ईस्वी में जनवरी 1953 में काका कालेलकर की अध्यक्षता में जो है इसका गठन किया गया था। और द्वितीय अन्य पिछड़े वर्ग का आयोग का गठन जो है वो बीपी
मंडल की अध्यक्षता 1 जनवरी 1979 को किया गया था। यानी कि दूसरा जो अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन जो है कब किया गया था, तो वीपी मंडल की अध्यक्षता में 1 जनवरी 1979 को किया गया था और इसने जो है ओबीसी के लिए सरकारी सेवाओं में 27% आरक्षण का सिफारिश किया था। वर्ष 1993 में जो है अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए अस्थायी आयोग का गठन किया गया था। यानी कि पिछड़ा वर्ग के लिए जो है अस्थायी आयोग का गठन कब किया गया था, तो 1993 में किया गया था। और कार्यकाल जो होता है वो कितने वर्ष का होता है, तो 3 वर्ष का जो है इनका कार्यकाल होता है। और 102वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018 में जो है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। यानी कि राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग को जो है संवैधानिक दर्जा कब प्रदान किया गया था, तो 102वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा जो है संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। और इस संशोधन के तहत जो है संविधान में अनुच्छेद 338B जो है जोड़ा गया था। यानी कि 102वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जो है अनुच्छेद 338B को जोड़ा गया था। आगे दिया गया है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग के बारे में। तो इसमें दिया गया है सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े अनुसूचित जाति यानी कि अनुच्छेद 338 और अनुसूचित जनजाति यानी कि अनुच्छेद 338 के नागरिकों की जो है आर्थिक और सामाजिक स्थिति का आंकलन और विकास के लिए जो है सलाह देने के लिए गठित किया गया। यानी कि अनुसूचित जाति जो है किससे संबंधित है, तो अनुच्छेद 338 से है। और अनुसूचित जनजाति किससे संबंधित है, तो अनुच्छेद 338 क से संबंधित है। वर्ष 2004 में जो है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया गया था। यानी कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन कब हुआ था, तो 2004 में हुआ था। और इसका जो कार्यकाल होता है वो कितने वर्ष का होता है, तो 3 वर्ष का कार्यकाल इनका होता है। आगे दिया गया है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के बारे में। तो इस आयोग में जो है एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है और 3 अन्य सदस्य होता है। और आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति जो है वो किसके द्वारा की जाती है, तो राष्ट्रपति के द्वारा जो है अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्य की नियुक्ति की जाती है। और इस प्रकार जो है नियुक्त अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्यों की सेवा की शर्तें और पदावधि जो है ऐसी होगी जो कि राष्ट्रपति नियम के द्वारा निर्धारित करेगा। और इसका जो कर्तव्य होता है वो क्या होगा, तो आयोग का यह कर्तव्य होगा कि वह अनुसूचित जातियों के अधिकारों और सुरक्षा उपायों से वंचित करने के संबंध में जो है विशिष्ट शिकायतों की जांच करेगा। अनुसूचित जातियों के सामाजिक आर्थिक विकास की योजना प्रक्रिया में भाग लेना और सलाह देना जो है इनका कार्य होगा। और संघ और किसी राज्य के अधीन उनके विकास की प्रगति का मूल्यांकन करना जो है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का कार्य होगा। और अनुसूचित जातियों के संरक्षण, कल्याण और सामाजिक आर्थिक विकास के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए जो है संघ या फिर राज्य के द्वारा जो है किए जाने वाले उपाय के बारे में जो है सिफारिश करना किसका कार्य है, तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का मुख्य कार्य है। आगे दिया गया है अनुसूचित जनजाति के लिए जो है राष्ट्रीय आयोग के बारे में। तो इसमें दिया गया है इस आयोग में जो है एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 अन्य सदस्य होते हैं। यानी कि अनुसूचित जनजाति के लिए जो राष्ट्रीय आयोग होता है इसमें जो है एक अध्यक्ष होते हैं, एक उपाध्यक्ष होते हैं और 3 अन्य सदस्य होते हैं। और आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्य की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा ही अपने हस्ताक्षर और मुहर के तहत वारंट के द्वारा की जाएगी। और इस प्रकार जो नियुक्त अध्यक्ष होते हैं, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्य की सेवा की शर्तें जो है सेवा की शर्तें और पदावधि जो है ऐसी होगी जो कि राष्ट्रपति नियम के द्वारा निर्धारित करेगा। और इनका जो कर्तव्य है वो क्या है, तो अनुसूचित जाति के लिए जो है राष्ट्रीय आयोग का कर्तव्य है कि संविधान या फिर किसी अन्य कानून के तहत जो है अनुसूचित जनजाति के लिए प्रदान किए गए सुरक्षा उपायों से संबंधित मामलों की जांच और निगरानी करना। दूसरा है अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक आर्थिक विकास की योजना प्रक्रिया में भाग लेना और सलाह देना। संघ और किसी भी राज्य के अधीन उसके विकास की प्रगति का मूल्यांकन करना। राष्ट्रीय को वार्षिक रूप से और ऐसे अन्य समयों पर रिपोर्ट प्रस्तुत करना जैसे कि आयोग उचित करे। ये सभी जो है इनका मुख्य कार्य है। और आयोग की रिपोर्ट जो है वो क्या है, तो राष्ट्रपति जो है ऐसी सभी रिपोर्टों को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष एक ज्ञापन के साथ रखेंगे जिसमें सिफारिशों पर की गई या फिर की जाने वाली वास्तविक कार्रवाई की व्याख्या होगी। आगे हम लोग देखेंगे अंतर्राज्यीय परिषद के बारे में। तो इसमें बताया गया अनुच्छेद 263 के अंतर्गत जो है केंद्र व राज्य के बीच तालमेल स्थापित करने हेतु राष्ट्रपति एक अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना करता है। यानी कि केंद्र और राज्य के बीच में तालमेल स्थापित करने के लिए जो है राष्ट्रपति के द्वारा अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की जाती है। और ये जो है आर्टिकल 263 में कहा गया है। और वर्ष 1990 में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना हुई थी और प्रधानमंत्री तथा उनके द्वारा मनोनीत 6 कैबिनेट स्तर के मंत्री, सभी राज्यों व संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्यमंत्री यानी कि दिल्ली, पुदुचेरी, जम्मू कश्मीर एवं संघ राज्य के क्षेत्रों के प्रशासक इसके सदस्य होते हैं। यानी कि अंतर्राज्यीय परिषद के सदस्य कौन होते हैं,
तो प्रधानमंत्री तथा उनके द्वारा मनोनीत 6 कैबिनेट स्तर के मंत्री होते हैं। सभी राज्य व संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्यमंत्री यानी कि दिल्ली, पुदुचेरी, जम्मू कश्मीर एवं संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक जो है इसके सदस्य होते हैं। और यह जो है संवैधानिक निकाय है और अंतर्राज्यीय परिषद की बैठक जो है वर्ष में 3 बार की जाएगी और जिसकी अध्यक्षता जो है प्रधानमंत्री करेगा। यानी कि अंतर्राज्यीय परिषद की बैठक जो है वर्ष में 3 बार की जाएगी और जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करेगा। और इस बैठक में जो है कम से कम 10 सदस्य होना अनिवार्य होगा, तभी ये जो है मान्य माना जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे कि भारत की प्रमुख जांच एजेंसियों के बारे में। तो इसमें पहला दिया गया है केंद्रीय सतर्कता आयोग के बारे में। तो इसकी स्थापना जो है संथानम समिति की सिफारिश पर वर्ष 1964 ईस्वी में की गई थी। यानी कि केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना जो है वो संथानम समिति की सिफारिश पर 1964 में किया गया था। और इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो निट्ठुर श्रीनिवास राव जो थे इनके प्रथम अध्यक्ष थे। और यह जो आयोग है वो भारत सरकार के विभिन्न विभागों के अधिकारियों कर्मचारियों से संबंधित भ्रष्टाचार नियंत्रण की सर्वोच्च संस्था है। संसद के द्वारा जो है अधिनियमित केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम 2003 के द्वारा जो है इसे संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। यानी कि केंद्रीय सतर्कता आयोग को जो है अधिनियम यानी कि केंद्रीय सतर्कता अधिनियम आयोग अधिनियम 2003 के द्वारा जो है इसे संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। और आयोग में जो है एक अध्यक्ष व 2 सतर्कता आयुक्त होते हैं और जिसकी नियुक्ति जो है किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। और इसका जो कार्यकाल होता है वो कितने वर्ष का होता है? तो 4 वर्ष का होता है या फिर 65 वर्ष की आयु तक होता है। यानी कि इसमें जो है जो भी पहले हो जाएगा वो होता है इसका कार्यकाल। आगे देखेंगे हम लोग राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में। तो इसमें दिया गया है संयुक्त राष्ट्र के द्वारा मानवाधिकार आयोग जो है वो 10 दिसंबर 1948 ईस्वी में स्थापित की गई थी। यानी कि संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जो है मानवाधिकार घोषणा किया गया था। कब किया गया था? तो 10 दिसंबर 1948 को किया गया था। और इसलिए जो है 10 दिसंबर को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। यानी कि 10 दिसंबर को जो है अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना जो है 12 अक्टूबर 1993 ईस्वी को मानव अधिकार रक्षा अधिनियम 1993 के तहत किया गया था। यानी कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन जो है स्थापना जो है कब किया गया था? तो 12 अक्टूबर 1993 को किया गया था। और ये 12 अक्टूबर 1993 को जो है किया गया था। और ये जो है 1993 के मानवाधिकार रक्षा अधिनियम 1993 के तहत किया गया था। और यह जो आयोग है वो देश में मानवाधिकारों की रक्षा के लिए जो है स्वायत्तता तथा स्वतंत्रता निकाय की तरह कार्य करता है। और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष को शपथ जो है कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा जो है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की शपथ दिलाई जाती है। और इसकी जो है नियुक्ति जो है वो भी राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। और आयोग का जो अध्यक्ष वही होता है जो कि सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश रह चुका है, वही जो है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष होगा। आगे इसमें दिया गया है कि आयोग में जो है सदस्यों की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा 6 सदस्य समिति की सिफारिश के आधार पर की जाती है। यानी कि इस आयोग के सदस्यों की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा 6 सदस्य समिति की सिफारिश के आधार पर किया जाता है। और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष जो थे वो थे न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा जो थे वो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। और यह जो है संवैधानिक या फिर वैधानिक संस्था है। और इसके अध्यक्ष का कार्यकाल जो होता है वो 3 वर्ष या फिर 70 वर्ष की आयु होता है। और इसमें जो है जो भी पहले हो जाता है। आगे हम लोग देखेंगे लोकपाल या फिर लोकायुक्त के बारे में। तो इसमें दिया गया है लोकपाल और लोकायुक्त जो होता है वो भारत में सार्वजनिक अधिकारियों के बीच में जो है भ्रष्टाचार की जांच और मुकदमा चलाने हेतु स्थापित सार्वजनिक संस्थाएं होती है। और संसद ने जो है लोकपाल और लोकायुक्त बिल 2013 में पारित किया था। यानी कि सरकार के द्वारा संसद के द्वारा जो है लोकपाल और लोकायुक्त बिल जो है कब पारित हुआ था? तो 2013 ईस्वी में पारित हुआ था। और राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने जो है 1 जनवरी 2014 को इस ऐतिहासिक बिल पर हस्ताक्षर करके जो है इसे अधिनियम बना दिया था। यानी कि प्रणब मुखर्जी के द्वारा जो है 1 जनवरी 2014 को इस ऐतिहासिक बिल पर हस्ताक्षर किया गया था, जिसके बाद जो है यह अधिनियम बन गया था। आगे हम लोग देखेंगे बिल की पृष्ठभूमि के बारे में। तो लोकपाल शब्द की रचना जो है वर्ष 1963 ईस्वी में लक्ष्मीमल सिद्धवी ने किया था। यानी कि लोकपाल शब्द का रचना जो है किसके द्वारा किया गया था? तो लक्ष्मीमल सिद्धवी के द्वारा 1963 ईस्वी में किया गया था। और वर्ष 1966 ईस्वी में मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में जो है गठित प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने लोकपाल के गठन की सिफारिश की थी। यानी कि लोकपाल के गठन की सिफारिश किसके द्वारा किया गया था? तो मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में गठित एक प्रशासनिक सुधार आयोग ने जो है लोकपाल के गठन की सिफारिश की थी। और सर्वप्रथम वर्ष 1968 ईस्वी में लोकपाल को संसद में प्रस्तुत किया गया था। यानी कि लोकपाल को जो है सर्वप्रथम संसद में प्रस्तुत कब किया गया था? तो 1968 में किया गया था। और इसके बाद जो है संसद में कई बार लोकपाल विधेयक प्रस्तुत किया गया। और 11वीं बार 2013 ईस्वी में संसद में विधेयक प्रस्तुत हुआ था। यानी कि बहुत बार प्रस्तुत हुआ था। और 10वीं बार जो है कब प्रस्तुत किया गया था? तो 2013 में प्रस्तुत किया गया था। आगे 1 जनवरी 2014 को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने जो है बिल पर हस्ताक्षर करके इसे कानून बना दिया था। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इसके संरचना के बारे में।
तो इसमें दिया गया है, इसमें एक अध्यक्ष और अधिनियम होते हैं और 8 सदस्य होते हैं, और जिसमें जो है 4 सदस्य न्यायिक पृष्ठभूमि के होंगे और अन्य जो 4 सदस्य होंगे वो अल्पसंख्यक, ओबीसी, महिला, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के होंगे। यानी कि टोटल जो होंगे वो एक अध्यक्ष होगा और अधिकतम जो है 8 सदस्य होते हैं, जिसमें जो 4 सदस्य होते हैं वो न्यायिक पृष्ठभूमि से होते हैं और 4 जो अन्य सदस्य होते हैं वो अल्पसंख्यक, ओबीसी और महिला, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से होंगे। आगे हम लोग देखेंगे अध्यक्ष के लिए जो है अर्हताएँ क्या होती है, उसके लिए हम लोग देखेंगे उसमें क्या क्या होती है। तो इसमें दिया गया है कि भारत के पूर्व न्यायाधीश या फिर सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड न्यायाधीश या फिर ऐसा गणमान्य व्यक्ति जिसे भ्रष्टाचार विरुद्ध मामलों में कम से कम 25 वर्षों का अनुभव रहा होगा, वही जो है इसका अध्यक्ष बनेगा। चेयरमैन और सदस्यों का कार्यकाल जो होता है वो 5 वर्ष या फिर 70 वर्ष आयु पूर्ण होने तक का होता है, और इन सदस्यों का चुनाव जो होगा वो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय कमेटी के द्वारा की जाएगी। और लोकपाल की जांच के दायरे में जो है मामूली सरकारी कर्मचारी से लेकर कुछ सुरक्षा उपायों के साथ प्रधानमंत्री और पूर्व प्रधानमंत्री का पद भी शामिल है। और कोई भी व्यक्ति जो है लोकपाल से शिकायत कर सकता है, और शिकायत कैसा हो तो यह जो है लोकपाल तय करेगा। आगे दिया गया है इसमें भ्रष्टाचार के मामले में जो है लोकपाल खुद संज्ञान ले सकता है, और भ्रष्टाचार के मामले में जो है 2 या फिर 10 साल की सज़ा संभव है। और लोकपाल की अवधारणा जो है सबसे पहले वर्ष 1809 ईस्वी में स्वीडन में आई थी। यानी कि लोकपाल की अवधारणा जो है सबसे पहले कहाँ आई थी, तो 1809 ईस्वी में स्वीडन में आई थी। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे राष्ट्रीय महिला आयोग के बारे में। तो इसमें दिया गया है राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन जो हुआ था वो हुआ था 31 जनवरी 1992 ईस्वी को। यानी कि राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब किया गया था, तो 31 जनवरी 1992 को किया गया था। और संविधान और विधि के अंतर्गत जो है महिला की सुरक्षा करना इसका प्रमुख कार्य है। यानी कि राष्ट्रीय महिला आयोग का प्रमुख कार्य जो है वो क्या है, तो महिलाओं की सुरक्षा करना है। और अध्यक्ष का कार्यकाल जो होता है वो कितने वर्ष का होता है, तो 3 वर्ष का जो है इसका अध्यक्ष का कार्यकाल होता है। और इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वो कौन थे, तो जयंती पटनायक जो है राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष थे। आगे हम लोग देखेंगे अन्य राज्यों के संबंध में विशेष प्रावधान के बारे में। तो इसमें दिया गया है संविधान के भाग 21 में जो है अनुच्छेद 371 से लेकर 371 जे में जो शामिल राज्यों के लिए जो है विशेष प्रावधान है। यानी कि अन्य राज्यों के संबंध में विशेष प्रावधान किस में आता है, तो अनुच्छेद 21 में जो है भाग 21 में अनुच्छेद 371 से लेकर 371 जे में जो है विशेष प्रावधान दिया गया है इस मामले में। और भारतीय संविधान के विशेष प्रावधान क्या क्या है, तो उसके बारे में बताया गया है। तो अनुच्छेद 371 के बारे में बताया गया है। तो महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों के संबंध में जो है विशेष प्रावधान देता है अनुच्छेद 371। आगे है अनुच्छेद 371 ए के बारे में। तो 371 ए क्या बताता है, तो नागालैंड राज्य के संबंध में जो है विशेष प्रावधान देता है 371 ए। असम राज्य से संबंध में विशेष प्रावधान कौन देता है, तो अनुच्छेद 371 बी देता है। और मणिपुर राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान कौन देता है, तो 371 सी देता है मणिपुर राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान। अनुच्छेद 371 डी देता है आंध्र प्रदेश राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान। और 371 ई जो है वो आंध्र प्रदेश के केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना के संबंध में जो है प्रावधान दिया गया है अनुच्छेद 371 बी ई में। और 371 एफ जो है वो सिक्किम राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान देता है। और 371 जी जो है वो मिजोरम राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान देता है। 371 एच जो है वो अरुणाचल प्रदेश राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान देता है। और 371 आई जो है वो गोवा राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान देता है। और 371 जे जो है वो कर्नाटक राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान देता है। ये सभी जो है राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान दिया गया है, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन्हें जो है याद कर लीजिएगा। आगे हम लोग देखेंगे संविधान के कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद के बारे में। यानी कि जितने भी अनुच्छेद हैं उन सभी के बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो इसमें पहला दिया गया है अनुच्छेद 1 के बारे में। तो अनुच्छेद 1 जो है वो संघ का नाम और राज्य क्षेत्र से संबंधित है। अनुच्छेद 3 किससे संबंधित है, तो संसद के द्वारा किसी राज्य का नाम और नए राज्यों का गठन व इनकी सीमा तथा नामों में परिवर्तन भी कर सकती है। ये जो है अनुच्छेद 3 के अंतर्गत कहा गया है। नागरिकता जो है किस अनुच्छेद से संबंधित है, तो नागरिकता जो है अनुच्छेद 5 से संबंधित है। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण जो है किससे संबंधित है, तो अनुच्छेद 20 से संबंधित है। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किससे संबंधित है, तो अनुच्छेद 21 से जो है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण संबंधित है। प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार किससे संबंधित है, तो अनुच्छेद 21 क से जो है प्रारंभिक शिक्षा का प्रावधान अधिकार जो है संबंधित है। और कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण जो है वो कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो अनुच्छेद 22 के अंतर्गत आता है। मानव के दुर्व्यवहार यानी कि मानव तस्करी और बालात श्रम का निषेध जो है किसके अंतर्गत आता है, तो अनुच्छेद 23 के अंतर्गत जो है बालात श्रम और जो है मानव तस्करी का निषेध दिया गया है।
आगे हम लोग देखेंगे धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता जो है किसमें दी गई है, तो अनुच्छेद 26 में दिया गया है। अल्पसंख्यकों वर्गों के हितों का संरक्षण किसमें दिया गया है, तो अनुच्छेद 29 में दिया गया है। शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार जो है किसके अंतर्गत आता है, तो अनुच्छेद 30 के अंतर्गत जो है शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार दिया जाता है। और अनुच्छेद 32 में क्या है, तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है अनुच्छेद 32 में आता है। अनुच्छेद 33 जो है वो क्या है, तो संसद के द्वारा सशस्त्र बलों, पुलिस बलों आदि के सदस्यों के मूल अधिकारों पर युक्ति प्रतिबंध जो है वो अनुच्छेद 33 के अंतर्गत दिया गया है। अनुच्छेद 34 के अंतर्गत क्या है, तो जब किसी क्षेत्र में जो है सेना विधि प्रवृत्त है तब इस भाग द्वारा जो है प्रदत्त अधिकारों का निर्बंधन करना जो है अनुच्छेद 34 के अंतर्गत आता है। इस भाग के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए जो है विधान किस भाग में, किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 35 में है। राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए जो है सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, ये जो है किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 38 में है। कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण किस में दिया गया है, तो अनुच्छेद 50 में दिया गया है, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। आगे है अनुच्छेद 51, तो इसमें जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 54 किससे संबंधित है, तो राष्ट्रपति का निर्वाचन से अनुच्छेद 54 संबंधित है। राष्ट्रपति के द्वारा शपथ प्रतिज्ञान से कौन संबंधित है, तो अनुच्छेद 60 है। उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना जो है किससे संबंधित है, तो अनुच्छेद 64 में दिया गया है कि उपराष्ट्रपति जो होगा वो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किस में दिया गया है, तो अनुच्छेद 66 में दिया गया है। उपराष्ट्रपति की पदावधि कितने वर्ष की होगी, ये इसके बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया है, तो अनुच्छेद 67 में बताया गया है। उपराष्ट्रपति के द्वारा जो है शपथ या फिर प्रतिज्ञान का उल्लेख किसमें मिलता है, तो अनुच्छेद 69 में मिलता है। राष्ट्रपति की क्षमता की शक्ति किसमें मिलती है, तो अनुच्छेद 72 में है। भारत का महान्यायवादी के बारे में किसमें उल्लेख मिलता है, तो अनुच्छेद 76 में दिया गया है कि भारत का महान्यायवादी होगा। और भारत सरकार की कार्यों का संचालन जो है वो किसके अंतर्गत दिया गया है, तो अनुच्छेद 77 के अंतर्गत दिया गया है। संसद के बारे में उल्लेख किसमें मिलता है, तो अनुच्छेद 79 में मिलता है। राज्यसभा की संरचना किसमें मिलती है, तो अनुच्छेद 80 में जो है राज्यसभा की संरचना मिलती है। आगे बताया गया है अनुच्छेद 81 के बारे में, तो अनुच्छेद 81 जो है वो लोकसभा की संरचना से संबंधित है। अनुच्छेद 82 किससे संबंधित है, तो प्रत्येक जनगणना के पश्चात जो है पुनः समायोजन होगा, इसके बारे में जो है अनुच्छेद 82 में बताया गया है। अनुच्छेद 83 किससे संबंधित है, तो अनुच्छेद 83 जो है वो संसद के दोनों सदनों की अवधि से संबंधित है। अनुच्छेद 84 किससे संबंधित है, तो संसद की सदस्यता के लिए योग्यता क्या क्या होती है उसके बारे में अनुच्छेद 84 बताता है। अनुच्छेद 85 जो है वो संसद का सत्र, सत्रावसान और विघटन के बारे में बताता है। अनुच्छेद 85 और अनुच्छेद 87 क्या बताता है, तो राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण के बारे में बताता है। अनुच्छेद 89 जो है वो किसके बारे में बताता है, तो राज्यसभा के सभापति तथा उपसभापति का उल्लेख करता है अनुच्छेद 89। अनुच्छेद 93 में दिया गया है कि लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होगा। और संसद का सचिवालय का उल्लेख किसमें मिलता है, तो अनुच्छेद 98 में मिलता है। संसद सदस्यों के वेतन और भत्ते का उल्लेख किसमें मिलता है, तो अनुच्छेद 106 में जो है संसद सदस्यों के वेतन और भत्ते का उल्लेख मिलता है। अनुच्छेद 110 जो है किससे संबंधित है, तो धन विधेयक की परिभाषा से संबंधित है। अनुच्छेद 112 किससे संबंधित है, तो वार्षिक वित्तीय विवरण से संबंधित है, अनुच्छेद 112। आगे इसमें अनुच्छेद 117 के बारे में, तो अनुच्छेद 117 किससे संबंधित है, तो अनुच्छेद 117 जो है वो वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध से संबंधित है। अनुच्छेद 120 किससे संबंधित है, तो संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा से संबंधित है। अनुच्छेद 123 जो है वो राष्ट्रपति के अध्यादेश शक्ति से संबंधित है। अनुच्छेद 124 उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन से संबंधित है। अनुच्छेद 129 जो है उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना जो है इससे संबंधित है। अनुच्छेद 137 में क्या दिया गया है, तो निर्णयों या फिर आदेशों का उच्चतम न्यायालय द्वारा पूर्ण विलोकन करना जो है वो 137 में दिया गया है। और 143 में है उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति के बारे में बताता है। अनुच्छेद 148 क्या बताता है, तो भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में बताता है। अनुच्छेद 148 राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में कौन बताता है, तो अनुच्छेद 155 बताता है राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में। राज्यपाल की क्षमतान की शक्ति किसमें दी गई है, तो अनुच्छेद 161 में दी गई है। आगे इसमें है राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए जो है मंत्रिपरिषद होगा, इसका उल्लेख किसमें मिलता है, तो अनुच्छेद 163 में मिलता है। राज्य का महाधिवक्ता के बारे में किसमें उल्लेख मिलता है, तो अनुच्छेद 165 में मिलता है। राज्यों के विधानमंडल का गठन होगा, यह किसमें मिलता है, तो अनुच्छेद 168 में है। राज्यों की विधान परिषद का उत्साधन का सृजन या फिर सृजन जो है किसमें मिलता है, इसका उल्लेख तो अनुच्छेद 169 में मिलता है। राज्य विधानसभाओं की संरचना का उल्लेख किसमें मिलता है, तो 170 में है। विधानसभा की अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का उल्लेख जो है किसमें मिलता है, तो अनुच्छेद 178 में है। विधान परिषद का सभापति और उपसभापति का उल्लेख किसमें मिलता है, तो अनुच्छेद 182 में मिलता है। राज्यों के लिए उच्च न्यायालय का उल्लेख किसमें मिलता है, तो अनुच्छेद 214 में मिलता है। उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना जो है किसमें मिलता है, तो अनुच्छेद 215 में मिलता है। उच्च न्यायालय के द्वारा रीट जारी करना का उल्लेख जो है किसमें मिलता है, तो अनुच्छेद 226 के अंतर्गत है। 2 या अधिक राज्यों के लिए जो है एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना करना, यह किसके अंतर्गत आता है, तो अनुच्छेद 231 के अंतर्गत आता है। आगे है
संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन जो है वो किसके अंतर्गत आता है, तो 239 के अंतर्गत आता है। दिल्ली के संबंध में विशेष उपवन जो है किसमें दिया गया है, तो 239 क के अंतर्गत जो है दिल्ली के संबंध में विशेष उपवन दिया गया है। 243 क में क्या दिया गया है, तो ग्राम सभा के बारे में 243 क में उल्लेख मिलता है। 243 ख में किसका उल्लेख है, तो पंचायतों का गठन है। 243 थ में जो है किसका उल्लेख मिलता है, तो नगर पालिका का गठन मिलता है। 243 में जो है वो अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन का उल्लेख मिलता है। 249 में किसका उल्लेख है, तो राज्य सूची के विषय में जो है संबंध में राष्ट्रपति के विधि बनाने की संसद की शक्ति के बारे में जो है बताता है 249। और 262 जो है वो अंतर्राज्यीय नदियों या फिर नदी दोनों के जल संबंधी विवादों का न्याय निर्णयन करता है 262 के अंतर्गत। अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में उपवन जो है वो है 263 के अंतर्गत। नेक्स्ट है अनुच्छेद 266 के बारे में। तो इसमें है भारत और राज्यों की संचित निधियां या फिर लोक लेखा के बारे में जो है 266 के अंतर्गत बताया गया है। आकस्मिकता निधि के बारे में बताया गया है 267 में। संघ और राज्यों के लिए जो है लोक सेवा आयोग का जो गठन होगा वो अनुच्छेद 215 के अंतर्गत बताया गया है। निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्णन जो है किसमें मिलता है, तो 329 में मिलता है। लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण किसमें दिया गया है, तो अनुच्छेद 330 में है। राज्यों की विधानसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण किसमें है, तो अनुच्छेद 332 में है। अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और अनुसूचित जातियों के कल्याण के बारे में संघ का नियंत्रण जो है किसमें आता है, तो अनुच्छेद 339 में आता है। पिछड़े वर्गों की दशाओं के अन्वेषण के लिए जो है आयोग की नियुक्ति जो है किसमें आता है, तो अनुच्छेद 340 में आता है। आगे है अनुसूचित जातियों के बारे में उल्लेख किसमें मिलता है, तो 341 में मिलता है। अनुसूचित जनजाति का उल्लेख किसमें मिलता है, तो 342 में है। संघ की राजभाषा का उल्लेख किसमें है, तो 343 में है। संघ की राजभाषा या फिर राजभाषाएं का उल्लेख जो है राज्य की राजभाषा या फिर राजभाषाओं का उल्लेख किसमें मिलता है, तो 345 में मिलता है। एक राज्य और दूसरे राज्यों के बीच या फिर राज्य और संघ राज्यों के बीच जो है पत्राधि की भाषा जो होती है वो किसके अंतर्गत आता है, तो 346 के अंतर्गत आता है। हिंदी भाषा के विकास के लिए जो निर्देश है वो किसके अंतर्गत आता है, 351 के अंतर्गत आता है। राष्ट्रीय आपातकाल का उल्लेख जो है किसमें मिलता है, तो 352 में मिलता है। राष्ट्रीय आपातकाल का उल्लेख किसमें मिलता है, राज्य आपातकाल का उल्लेख किसमें मिलता है, तो 356 में मिलता है। वित्तीय आपातकाल का उल्लेख किसमें मिलता है, तो 360 में मिलता है। यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल है 352, राज्य आपातकाल है 356 और वित्तीय आपातकाल है 360। और संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति और उसके लिए प्रक्रिया जो है किसमें आता है, तो 368 के अंतर्गत आता है। और भारतीय संविधान का संक्षिप्त नाम जो होता है वो किसके अंतर्गत दिया गया है, तो अनुच्छेद 393 के अंतर्गत जो है दिया गया है। ये सभी जो है टोटल अनुच्छेद के बारे में बताया गया है जो कि आपके किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसे जो है याद कर लीजिएगा। आगे हम लोग देखेंगे संविधान संशोधन के बारे में। तो इसमें बताया गया है कि भारतीय संविधान में जो है समय की आवश्यकता के अनुसार संशोधन किया जा सकता है, यानी कि इसमें जो है आवश्यकता पड़ने पर संशोधन किया जा सकता है। और संविधान में जो है संशोधन की प्रक्रिया जो है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है, यानी कि संशोधन की प्रक्रिया जो है कहाँ से ली गई है, तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संशोधन की प्रक्रिया ली गई है। और यह जो हमारे यहाँ की जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है ये जो है वो ना तो अमेरिका जितनी कठोर है और ना ही ब्रिटेन जितनी लचीली है। और संविधान के भाग 20 में जो है अनुच्छेद 368 जो है संविधान में संशोधन करने के लिए जो है संसद की शक्तियों से संबंधित है। और केशवानंद भारती बाद में जो है यह निर्णय लिया गया था कि संसद संविधान के उन हिस्सों में जो है संशोधन नहीं कर सकती है जो कि संविधान के मूल ढांचे का भाग नहीं है। आगे हम लोग देखेंगे संशोधन के प्रकार के बारे में। तो संशोधन के कितने प्रकार होते हैं और कौन कौन होते हैं उसके बारे में दिया गया है। तो संविधान संशोधन में जो है टोटल कितने प्रकार के संशोधन होते हैं उसके बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर जो है 3 प्रकार के संशोधन होते हैं, जो कि है पहला है साधारण बहुमत के द्वारा संशोधन, दूसरा है विशेष बहुमत द्वारा संशोधन, तीसरा है विशेष बहुमत तथा राज्यों के अनुसमर्थन के द्वारा संबोधन। तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे पहला साधारण बहुमत के द्वारा संशोधन के बारे में। तो इसमें दिया गया है कि संविधान में कई प्रावधानों को अनुच्छेद 368 के दायरे से जब बाहर संसद के दोनों सदनों के साधारण बहुमत से जो है संयोजित किया जा सकता है। और ऐसे मामलों में संशोधन जो है के हेतु किसी विशेष प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं होती है। और साधारण बहुमत से जो तात्पर्य है आगे दिया गया है संशोधन की प्रक्रिया के संशोधन के प्रकार के बारे में। तो कितने प्रकार के संशोधन होते हैं उसके बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर जो है मुख्य रूप से 3 प्रकार के संशोधन की प्रक्रिया है। तो इसमें पहला है साधारण बहुमत के द्वारा संशोधन, दूसरा है विशेष बहुमत के द्वारा संशोधन और तीसरा है विशेष बहुमत और राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा संशोधन। तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे साधारण बहुमत के द्वारा संशोधन के बारे में। तो इसमें दिया गया है संविधान में जो है कई प्रावधानों को अनुच्छेद 368 के दायरे से बाहर जो है संसद के दोनों सदनों के साधारण बहुमत से जो है संशोधित किया जा सकता है। और ऐसे मामलों में जो है संशोधन हेतु किसी विशेष प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं होती है। और साधारण बहुमत से तात्पर्य क्या है, तो सदन में जो है उपस्थित और मतदान करने वाले आधे से अधिक सदस्यों के बहुमत से है। और इस प्रावधान में जो है शामिल है, तो क्या क्या इसमें शामिल होता है,
तो नए राज्यों का प्रवेश या फिर स्थापना शामिल होता है, नए राज्यों का गठन और मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या फिर उनके नामों में परिवर्तन संबंधित होता है, और राज्यों में विधान परिषदों का उन्मूलन या फिर निर्माण इसमें शामिल होता है। आगे संसद के द्वारा संसद सदस्यों के वेतन और भत्ते आते हैं। संसद उसके सदस्यों और उसकी समितियों के विशेषाधिकार आते हैं। उच्चतम न्यायालय को अधिक अधिकारिता प्रदान करना आता है। संसद और राज्य विधानसभाओं के चुनाव आते हैं। निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन आता है। और छठी अनुसूची आदिवासियों का प्रशासन जो है वो साधारण बहुमत द्वारा संशोधन के अंतर्गत ये सभी आता है। दूसरा हम लोग देखेंगे विशेष बहुमत के द्वारा संशोधन के बारे में। तो इसमें बताया गया है कि विशेष बहुमत के द्वारा जो है संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है अनुच्छेद 368 में दी गई है। यानी कि विशेष बहुमत के द्वारा जो है संविधान संशोधन की प्रक्रिया किसके अंतर्गत दिया गया है, तो अनुच्छेद 368 के अंतर्गत दिया गया है। और संविधान के अधिकांश प्रावधानों को संसद के विशेष बहुमत से संशोधित करने की आवश्यकता होती है, अर्थात प्रत्येक सदन की कुल सदस्यता का बहुमत और प्रत्येक सदन के उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत जो होते हैं इसमें शामिल होते हैं। और इस तरह से जो है संशोधित किए जा सकने वाले प्रावधानों में शामिल है। तो कौन कौन शामिल है, तो मौलिक अधिकार हैं, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है, अन्य सभी प्रावधान जो पहली और तीसरी श्रेणी में शामिल नहीं है वो सभी जो है विशेष बहुमत के द्वारा संशोधन में आते हैं। आगे हम लोग देखेंगे तीसरा विशेष बहुमत और राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा संशोधन के बारे में। यह जो प्रक्रिया है यह भी प्रक्रिया जो है अनुच्छेद 368 में दी गई है। यानी कि विशेष बहुमत और राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा संशोधन जो है इसका उल्लेख भी 368 में दिया गया है। और इस संशोधन के लिए जो है संसद के प्रत्येक सदन के विशेष बहुमत के साथ साथ जो है कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों का अनुसमर्थन जो है आवश्यक होता है। यानी कि इसमें जो है सदन के विशेष बहुमत तो चाहिए ही और कम से कम जो है आधे राज्यों के विधानसभाओं का भी अनुसमर्थन जो है आवश्यक होता है। और निम्नलिखित प्रावधानों को जो है इस प्रकार के संशोधन किया जा सकता है। यानी कि इसमें दिया गया है राष्ट्रपति का चुनाव है और उसका तरीका है, संघ और राज्यों का कार्यकारी शक्ति की सीमा है, संघ और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का वितरण है, 7वीं अनुसूची में से कोई भी सूची है, और संसद में जो है राज्यों का प्रतिनिधित्व। ये सभी प्रावधान जो है इसी प्रकार के से जो है संशोधित किए जाते हैं। आगे हम लोग देखेंगे प्रमुख संविधान संशोधन के बारे में। तो इसमें जो है जो भी इम्पोर्टेंट जो संशोधन दिया गया है उसके बारे में बताया गया है संविधान में जो दिया गया है। तो इसमें सबसे पहले बताया गया है प्रथम संविधान संशोधन के बारे में, जो कि 1951 में हुआ था। यानी कि प्रथम संविधान संशोधन 1951 के बारे में बताया गया है। तो इस संशोधन में जो है संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी और भूमि संबंधी विधायों को संरक्षण प्रदान किया गया था। यानी कि प्रथम संविधान संशोधन जो कि हुआ था 1951 में, इसमें जो है 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था और भूमि संबंधी विधायों का संरक्षण जो है इसमें प्रदान किया गया था। और अनुच्छेद 15(4) को भी जो है इसमें जोड़ा गया था। और दूसरा है 7वां संविधान संशोधन के बारे में, जो कि हुआ था 1956 में। और इस संशोधन के द्वारा जो है भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। यानी कि भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन जो है किस संविधान संशोधन में हुआ था, तो 7वां संविधान संशोधन 1956 में भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। आगे है गोवा, दमन और दीव भारतीय संघ में जो है शामिल हुआ था कब, तो 12वां संविधान संशोधन 1962 में जो है गोवा, दमन और दीव भारतीय संघ में शामिल हुआ था। आगे 14वां संविधान संशोधन के बारे में, जो कि हुआ था 1962 में। तो इसमें जो है फ्रांसीसी आधिपत्य वाले पुदुचेरी को जो है भारत का अंग बना दिया गया था। किसमें, तो 14वां संविधान संशोधन अधिनियम 1962 में बना दिया गया था। आगे 21वां संविधान संशोधन अधिनियम 1967 के बारे में। तो इसमें जो है अनुसूची 8 में जो है सिंधी भाषा को 15वीं भाषा के रूप में जो है जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था, तो 21वां संविधान संशोधन अधिनियम 1967 में सिंधी भाषा को जो है 8वीं अनुसूची 8 में जो है सिंधी भाषा को 15वीं भाषा के रूप में जो है जोड़ा गया था। आगे हम लोग देखेंगे 24वां संविधान संशोधन के बारे में। इसमें दिया गया है संसद को मौलिक अधिकार सहित संविधान के किसी विभाग में संशोधन का अधिकार दिया गया है। आगे 26वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 के बारे में। तो इसमें दिया गया है राजाओं के प्रीवी वर्ष और विशेषाधिकार समाप्त हो जाएंगे। किसमें, तो 26वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 के बाद जो है राजाओं के प्रीवी वर्ष और विशेषाधिकार समाप्त हो गए। आगे 27वां संविधान संशोधन 1971 के बारे में। तो पूर्वोत्तर राज्य का पुनर्गठन हुआ था। इसमें किसमें हुआ था, तो 27वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 में पूर्वोत्तर राज्यों का पुनर्गठन हुआ था। आगे है 31वां संविधान संशोधन अधिनियम 1973 के बारे में। तो इसमें दिया गया है लोकसभा के 525 सदस्य संख्या को बढ़ाकर जो है 545 कर दिया गया था। यानी कि लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर जो है 545 कर दिया गया था। किसमें किया गया था, तो 31वां संविधान संशोधन अधिनियम 1973 में किया गया था। आगे 35वां संविधान संशोधन अधिनियम 1974 के बारे में। तो इसमें जो है सिक्किम को सह राज्य के रूप में भारत में शामिल किया गया था। यानी कि सिक्किम को जो है सह राज्य के रूप में भारत में शामिल किया गया था। कब, तो 1974 में 35वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है इसे शामिल किया गया था। आगे 42वां संविधान संशोधन 1976 के बारे में। तो इस संशोधन से जो है संविधान की प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन है, तो समाजवादी है, धर्मनिरपेक्षता है और अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था, तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। और इसमें जो है नीति निर्देशक तत्वों को जो है मूल अधिकारों पर सर्वोच्चता दी गई
गई थी। संविधान के भाग 4 क में 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़े गए थे। लोकसभा व विधानसभा के कार्यकाल को जो है 5 वर्ष से 6 वर्ष कर दिया गया था और इसके साथ द्वारा जो है शिक्षा, वन्य जीवों एवं पक्षियों का संरक्षण, नापतोल और न्याय प्रशासन एवं उच्चतम तथा उच्च न्यायालय के अलावा जो है सभी न्यायालयों का गठन और संगठन जैसे 5 विषयों को जो है राज्य सूची में संवर्ती सूची में लाया गया था। कब लाया गया था? तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जो है किया गया था। आगे हम लोग देखेंगे 44वां संविधान संशोधन अधिनियम के बारे में, जो कि होता 1978 में। इसके द्वारा जो है संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया था। कब बनाया गया था? तो 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा जो है संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया था और राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा का आधार जो है आंतरिक अशांति के स्थान पर जो है सशस्त्र विद्रोह किया गया था। और लोकसभा व विधानसभा का कार्यकाल जो है 6 वर्ष से पुनः 5 वर्ष कर दिया गया था। किसमें? तो 44वां संविधान संशोधन अधिनियम में जो है लोकसभा विधानसभा का कार्यकाल जो है 6 वर्ष से घटाकर जो है फिर से 5 वर्ष कर दिया गया था। आगे दिया गया है 52वां संविधान संशोधन 1985 के बारे में। तो इसमें दिया गया है दल बदल विरोधी प्रावधान अनुसूची 10 जोड़ी गई थी, यानी कि 52वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जो है दल बदल विरोधी प्रावधान को जो है जोड़ा गया था। किसमें जोड़ा गया था? तो अनुसूची 10 में जोड़ा गया था। आगे अनुसूची 101, 102, 190 और 191 में जो है संशोधन किया गया था। किसमें? तो 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के तहत जो है 101, 102, 190 और 191 में संशोधन किया गया था। आगे है 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991 के बारे में। तो इसमें जो है दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी कि एनसीआर का दर्जा मिला था, यानी कि दिल्ली को जो है एनसीआर का दर्जा कब मिला था? तो 59वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991 के द्वारा दिया गया था। आगे इसमें दिया गया है 70वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के बारे में। तो इसमें दिया गया है दिल्ली तथा पुदुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल किया गया था, यानी कि दिल्ली और पुदुचेरी के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को जो है राष्ट्रपति के निर्वाचित मंडल में जो है कब शामिल किया गया था? तो 70वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जो है 1992 में शामिल किया गया था। नेक्स्ट है 71वां संविधान संशोधन के बारे में, जो कि हुआ था 1992 में और इसमें जो है 8वीं अनुसूची में 3 भाषा जो कि है कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को जोड़ा गया था, यानी कि कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को जो है कब जोड़ा गया था? तो 71वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जो है 1992 में जोड़ा गया था। आगे 84वां संविधान संशोधन जो कि हुआ था 2001 में। तो इसमें जो है लोकसभा तथा विधानसभाओं की सीटें की संख्या में जो है वर्ष 2026 तक कोई परिवर्तन न करने का प्रावधान किया गया था, यानी कि 84वां संविधान संशोधन अधिनियम 2001 में यह बोला गया था कि लोकसभा और विधानसभा की सीटों की संख्या में जो है 2026 तक कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। आगे 86वां संविधान संशोधन 2002 के बारे में। तो इसमें जो है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करना, इसके बारे में बताया गया था और अनिवार्य शिक्षा को जो है मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी गई थी, यानी कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान जो है वो 86वां संविधान संशोधन के द्वारा 2002 में दिया गया था और इसमें जो है अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी गई थी। आगे है 91वां संविधान संशोधन 2003 के बारे में। तो इसके अनुसार जो है मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या जो है सदन की कुल संख्या सदस्य संख्या के जो है 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। ये जो है किसमें कहा गया था? तो 91वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है यह बोला गया था। आगे इसमें दिया गया है 92वां संविधान संशोधन के बारे में, जो कि हुआ था 2003 में। तो इसमें बोला गया है कि संविधान की 8वीं सूची में जो है बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषा को शामिल किया गया था। कब शामिल किया गया था? तो 92वां संविधान संशोधन के द्वारा 2003 ईस्वी में जो है बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषा को शामिल किया गया था और अब जो है इस अनुसूची में 22 भाषाएँ हो गई है, यानी कि अब जो है इसकी संख्या बढ़कर 22 हो गई है। आगे है 93वां संविधान संशोधन 2005 के बारे में। तो शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण जो है अनुच्छेद 15 की धारा 4 के प्रावधानों के तहत जो है किया गया है, यानी कि शिक्षण संस्थाओं के आरक्षण जो है वो किसके तहत किया गया है? तो अनुच्छेद 15 की धारा 4 के प्रावधानों के तहत जो है 93वां संविधान संशोधन 2005 में किया गया है। आगे 95वां संविधान संशोधन 2010 के बारे में। तो लोकसभा में जो है अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण बढ़ाया गया है। किसमें? तो 95वां संविधान संशोधन के द्वारा 2010 में बढ़ाया गया है। अगला है 96वां संविधान संशोधन के बारे में, जो कि हुआ था 2011 में। तो इसमें जो है उड़िया भाषा का नाम बदलकर ओडिया कर दिया गया था, यानी कि उड़िया का नाम बदलकर ओडिया कब कर दिया गया था? तो 96वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है 2011 में कर दिया गया था। आगे है 97वां संविधान संशोधन के बारे में, जो कि हुआ था 2011 में और संविधान में जो है नया भाग 9 खंड को जोड़ा गया था, जिसका नाम जो है सहकारी समिति है, यानी कि संविधान में जो है एक खंड जोड़ा गया था जिसमें है 9 ख को जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? तो 97वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है इसे जोड़ा गया था और जिसका नाम जो है सहकारी समिति रखा गया था।
अगला है हमारा 99वां संविधान संशोधन 2014 के बारे में। तो इसमें दिया गया है कि राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन किया गया था और सर्वोच्च न्यायालय ने जो है वर्ष 2015 में इसे रद्द कर दिया था। यानी कि राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन जो है कब किया गया था, तो 99वां संविधान संशोधन 2014 के अंतर्गत किया गया था और इसमें जो है सर्वोच्च न्यायालय ने जो है 2015 में इसे रद्द कर दिया था। आगे है 100वां संविधान संशोधन जो कि हुआ था 2015 में और इसमें जो है भारत बांग्लादेश के मध्य जो है भूमि सीमा समझौता किया गया था। यानी कि भारत और बांग्लादेश के बीच में जो है भूमि सीमा का समझौता कब हुआ था, तो 100वां संविधान संशोधन के द्वारा जो 2015 में किया गया था। आगे है 101वां संविधान संशोधन के बारे में जो कि हुआ था 2016 में और इसमें जो है वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी को लागू करने हेतु जो है इसमें प्रावधान किया गया था। आगे 103वां संविधान संशोधन के बारे में जो कि हुआ था 2019 में और इसमें जो है आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को 10% का आरक्षण दिया गया था। किसमें दिया गया था, तो 103वां संविधान संशोधन 2019 में दिया गया था। आगे बताया गया है 104वां संविधान संशोधन के बारे में जो कि हुआ था 2019 में और इसके तहत जो है अनुच्छेद 334 में संशोधन किया गया था और जिसमें अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए लोकसभा तथा विधानसभा में आरक्षण 10 साल तक बढ़ा दिया गया तथा आंग्ल भारतीय की नियुक्ति को रद्द कर दिया गया था। यानी कि 104वां संविधान संशोधन में जो है इसमें जो है अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए लोकसभा और विधानसभा में आरक्षण 10 साल तक बढ़ा दिया गया था और आंग्ल भारतीयों की नियुक्ति को जो है रद्द कर दिया गया था। किसमें, तो 104वां संविधान संशोधन में रद्द कर दिया गया था। आगे 105वां संविधान संशोधन के बारे में जो कि हुआ था 2021 में। तो इसके तहत जो है सर्वोच्च न्यायालय के मराठा आरक्षण पर दिए गए निर्णय का प्रभाव जो है समाप्त करके राज्य की अपनी ओबीसी सूची बनाने की शक्ति को बहाल किया था। किसमें, तो 105वां संविधान संशोधन 2021 के अंतर्गत जो है यह बहाल किया गया था। आगे 106वां संविधान संशोधन के बारे में जो कि हुआ था 2023 में और इस संविधान संशोधन को जो है महिला आरक्षण विधेयक के रूप में जाना जाता है। यानी कि 106वां संविधान संशोधन को जो है महिला आरक्षण के रूप में जाना जाता है और महिला आरक्षण विधेयक के रूप में जाना जाता है और यह विधेयक जो है वो भारतीय संविधान के द्वारा 20 सितंबर 2023 को पारित किया गया था। यानी कि महिला आरक्षण विधेयक जो था वो कब पारित हुआ था, तो 20 सितंबर 2023 को पारित किया गया था और इसे जो है 28 सितंबर 2023 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई थी। यानी कि महिला आरक्षण विधेयक को जो है कब राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई थी, तो 28 सितंबर 2023 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई थी। सो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो था हमारा वो कंप्लीट हो चुका है। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना और अपने दोस्तों को भी जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कर दीजिएगा ताकि उन लोगों को भी अपने एग्ज़ाम की तैयारी करने में हेल्प मिल सके। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये जो हमारा लेक्चर था आज का वो जो है पॉलिटी का लास्ट लेक्चर था। इसमें हम लोगों ने पॉलिटी के सभी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे उनको कवर कर लिया है। तो कल के नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे हिस्ट्री के बचे हुए चैप्टर को, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे हिस्ट्री के आगे के चैप्टर को। तो कल मिलते हैं हमारे कल के वीडियो में। तो बने रहे हमारे चैनल के साथ, अपना ध्यान रखें। बाय बाय।